नमस्कार साथियों, मैं योगेश जोशी और हम आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2023 के लिए तीसरा पेपर पढ़ रहे थे। अब से रोजाना आपके लिए दो क्लासें आएगी, जिसमें पहली क्लास तो रिवीजन क्लास होगी, जिसमें कि हम आपके सिलेबस के 5-6 टॉपिकों को पढ़ेंगे और उन्हें याद करने की कोशिश करेंगे। और दूसरी क्लास होगी जिसमें कि हम जो आपके सिलेबस के जो टॉपिक बच गए हैं उनको पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। ये है रिवीजन क्लास। इसमें क्या है, आपके जो कला संस्कृति और इतिहास, जो ये कला संस्कृति और इतिहास वाला जो पोर्शन है, उसमें आपके ये टॉपिक दिए गए हैं। 1857 की क्रांति, पीजेंट एंड ट्राइबल मूवमेंट यानी किसान और जनजातीय आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन इन सोशल एंड पॉलिटिकल अवेकनिंग। तो राजनीतिक एंड सामाजिक जनजागरण में महिलाओं का योगदान, इन सभी टॉपिकों को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो टॉपिक पढ़ते हैं उसका नाम है राजस्थान में 1857 की क्रांति। तो इस टॉपिक को पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय कौन कौन पॉलिटिकल एजेंट थे उनके बारे में देख लेते हैं एक बार हम। ठीक है, तो 1857 की क्रांति के समय कौन पॉलिटिकल एजेंट थे। तो कोटा के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, वो थे मेजर बर्टन। कौन थे, मेजर बर्टन। तो जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे मैक मैसन। कौन थे, मैक मैसन। तो इसको याद कैसे करेंगे, कोटा के पॉलिटिकल एजेंट मेजर बटन। तो बटन बटन कहाँ पे होता है, वो होता है कोर्ट में। तो बटन कहाँ होता है, कोर्ट में। तो कोटा के पॉलिटिकल एजेंट थे मेजर बटन। दूसरा हम देखते हैं जोधपुर। जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे मैक मैसन। कौन थे, मैक मैसन। तो मैसन में क्या आ रहा है, सन सिटी। सन सिटी कौन सी है या सूर्य नगरी कौन सी है, वो है जोधपुर। कौन सी है, जोधपुर। तो मैक मैसन किसके पॉलिटिकल एजेंट थे, जोधपुर के। नेक्स्ट हम देखते हैं भरतपुर। भरतपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, मॉरिसन। कौन थे, मॉरिसन। तो इसको कैसे याद रखेंगे कि जो अगर आपन को आउट ऑफ इंडिया घूमने जाना है, यानी कि मॉरिशस समझ लो घूमने जाना है, तो उसके लिए भरपूर मात्रा में पैसे चाहिए। कितने, भरपूर मात्रा में पैसे चाहिए मॉरिशस घूमने जाने के लिए। तो मॉरिशस जाना है तो पैसे कितने चाहिए, भरपूर मात्रा में। तो मॉरिसन कहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे, भरतपुर के। नेक्स्ट हम देखते हैं ईडन। ईडन कहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे, जयपुर के। कहाँ के, जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे ईडन। तो किसी की जय हो जाती है, तो जय हो जाती है तो वो क्या करता है, डन। तो ठीक है, तो जय हो जाती है तो क्या करता है, डन करता है। ठीक है, तो ईडन कहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे, वो थे जयपुर के। नेक्स्ट हम देखते हैं उदयपुर। उदयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, वो थे सावर्स। कौन थे, सावर्स। तो सावर्स किसके पॉलिटिकल एजेंट थे, उदयपुर के। तो इसको याद करेंगे, जब उदय होता है, सूर्य का उदय होता है, तो क्या लेते हैं, सावर लेते हैं, यानी नहाते हैं। तो सावर कब लेते हैं, जब सूर्य का उदय होता है। तो सावर किसके पॉलिटिकल एजेंट थे, उदयपुर के। नेक्स्ट हम देखते हैं सिरोही। सिरोही के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, जेडी हॉल। कौन थे, जेडी हॉल थे सिरोही के पॉलिटिकल एजेंट। इसको कैसे याद रखेंगे, तो सेठ ढकने, हमको सेठ ढकने के लिए ऊपर क्या चाहिए, मकान चाहिए या छत चाहिए। ठीक है, तो सेठ ढकने के लिए क्या चाहिए, एक कमरा चाहिए। कमरे को क्या कहते हैं, हॉल। तो सेठ ढकने के लिए क्या चाहिए, हॉल। तो सेठ ढकने के लिए चाहिए हॉल। तो है ना, सिरोही के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, जेडी हॉल। तो ये याद हो गया आपको। तो ये अपन को यहीं पे याद करना है। ठीक है, तो कोटा, कोटा के लिए क्या है, कोर्ट में क्या होता है, बटन होता है। तो कोटा के पॉलिटिकल एजेंट मेजर बटन। जोधपुर, जोधपुर को क्या कहते हैं, सन सिटी। तो जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन हो गए, मैक मैसन। मैसन में सन आ रहा है ना, सन सिटी। नेक्स्ट देखते हैं भरपूर। भरपूर पैसा कब चाहिए, जब मॉरिशस घूमने जाना हो तब भरपूर पैसा चाहिए। तो भरतपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन आ गए, मॉरिसन। नेक्स्ट हम देखते हैं जयपुर। जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन आ गए, वो आ गए ईडन। तो जय हो जाती है तो क्या करते हैं, डन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है उदय। उदय, सूर्य का उदय होने पर हम क्या लेते हैं, सावर्स लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, उदयपुर के पॉलिटिकल एजेंट हो गए सावर्स। नेक्स्ट देखते हैं सिरोही। सिरोही की पॉलिटिकल एजेंट कौन है, जेडी हॉल। कौन है, जेडी हॉल। तो हमें सेठ ढकने के लिए क्या चाहिए, हॉल चाहिए। ये हो गए पॉलिटिकल एजेंट, याद हो गए। तो अब हम देखते हैं 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी, 6। कितनी, 6 सैनिक छावनियां थी। तो 1857 की क्रांति हुई थी ना, उस टाइम राजस्थान में सैनिक छावनियों की संख्या कितनी थी, वो थी 6। कितनी, 6। तो ये 1857 की क्रांति के समय सैनिक छावनियों की संख्या थी 6। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं वो कौन कौन सी छावनियां थी। पहली तो है नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरिनपुरा, खेरवाड़ा। आप बोलो एक और कौन सी थी, नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरिनपुरा, खेरवाड़ा। ये 6 सैनिक छावनियां थी। कौन कौन सी थी, नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरिनपुरा और खेरवाड़ा। ये 6 सैनिक छावनियां थी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन थे, वो थे लॉर्ड कैनिंग। कौन थे, गवर्नर जनरल तो कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग तो क्या थे, गवर्नर जनरल। लेकिन एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल, मतलब गवर्नर जनरल का क्या, एजेंट। एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे, वो थे
जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। राजस्थान के एजीजी कौन थे 1857 की क्रांति के समय? वो थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के एजीजी या एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? वो थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला हम देखते हैं कि 1857 की क्रांति के समय अपन से ऐसे पूछ लिया जाता है कि कौन सी रियासत में कौन से शासक थे, ठीक है, उनका शासन था। तो सबसे पहले हम देखते हैं बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के शासक कौन थे? लक्ष्मण सिंह। तो बांस, इसको कैसे याद करेंगे? बांस, बांस क्या है? एक लकड़ी है। तो बांसवाड़ा के शासक कौन है? लक्ष्मण सिंह। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं डूंगरपुर। डूंगरपुर के शासक कौन थे? उदय सिंह। तो आपने बचपन में कभी एक, जो जब आपको डायग्राम बनाने का कहते थे तो आप कौन सा डायग्राम बनाते थे? ये वाला। तो इसमें क्या बना देते थे? एक पहाड़ बना देते थे। पहाड़ को क्या कहते हैं? डूंगर। ठीक है, और है ना उसके पीछे से एक सूर्य का उदय होता हुआ दिखा देते थे। ठीक है, तो एक तो पहाड़ बना दिया और एक सूर्य उदय होता हुआ दिखा दिया। तो सूर्य का उदय कहाँ से होता है? डूंगर के पीछे से होता है। ठीक है, तो इस टाइप से डूंगरपुर के जो शासक कौन थे? वो थे उदय सिंह। डूंगरपुर के, तो सूर्य का उदय कहाँ से होता है? डूंगर के पीछे से। तो डूंगरपुर के शासक उदय सिंह। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के शासक कौन थे? वो थे दलपत सिंह। कौन थे? दलपत सिंह। तो इसको कैसे याद करेंगे? दलपत, दलपत में क्या आ रहा है? लपत। लपत से क्या है? लपट। ठीक है, तो आग की जब लपटें होती है तो क्या बढ़ जाता है? ताप बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? ताप। तो प्रतापगढ़ में क्या आ रहा है? ताप आ रहा है। ठीक है, तो लपट होगी तो क्या बढ़ जाएगा? ताप बढ़ जाएगा। तो दलपत सिंह कहाँ के थे? प्रतापगढ़ के शासक थे 1857 की क्रांति के समय। नेक्स्ट है झालावाड़। झालावाड़ के शासक कौन थे? वो थे पृथ्वी सिंह। कौन थे? पृथ्वी सिंह। तो आप क्रिकेट खेल रहे हो तो है ना, और बॉल आपके पास आई तो आपका साथी क्या बोलता है कि झालपरी, मतलब उसे पकड़ ले। मारवाड़ी में बोलते हैं झालपरी। झालपरी मतलब पकड़ ले। ठीक है, तो झालावाड़ के शासक कौन थे? वो पृथ्वी सिंह। झाल से झालावाड़ और परी से पृथ्वी सिंह। ठीक है, तो झालावाड़ के शासक कौन थे? पृथ्वी सिंह। नेक्स्ट हम देखते हैं जैसलमेर। जैसलमेर के शासक कौन थे? वो थे रणजीत सिंह। कौन थे? रणजीत सिंह। इसको कैसे याद करेंगे? अगर कोई रण में जीत जाता है, ठीक है, तो उसकी क्या हो जाती है? जय जयकार होती है। क्या होती है? जय जयकार। तो रणजीत सिंह कहाँ के शासक थे? वो थे जैसलमेर के। नेक्स्ट हम देखते हैं अलवर। अलवर के शासक कौन थे? वो थे विनय सिंह। अलवर के शासक कौन थे? विनय सिंह। तो इसको कैसे याद करेंगे? तो आपकी जो बॉलीवुड की फिल्में हैं उसमें क्या दिखा जाता है? जो लव होता है या प्यार होता है, ठीक है, उसकी अंत में क्या होती है? विन होती है। तो लव, इसमें क्या आ रहा है? लव। अलवर में क्या आ रहा है? लव। और विन में क्या आ रहा है? विनय में क्या आ रहा है? विन। तो अलवर के शासक कौन है? विनय सिंह थे। कौन थे? विनय सिंह। नेक्स्ट हम देखते हैं टोंक। टोंक के शासक कौन थे? वो थे वजीरुद्दौला। कौन थे? वजीरुद्दौला कहाँ के शासक थे? टोंक के शासक थे। वजीरुद्दौला कहाँ के शासक थे? टोंक के। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको हम टोकते हैं तो वो क्या हो जाता है? रूद जाते हैं। ये क्या है? रूद, रूद जाते हैं, रूद जाते हैं। ठीक है, तो टोंक के शासक कौन थे 1857 की क्रांति के समय? वो थे वजीरुद्दौला। कौन थे? वजीरुद्दौला। नेक्स्ट है करौली। करौली के शासक कौन थे? वो थे मदन पाल। इसको कैसे याद करेंगे? करो मत। करो से करौली हो गया, मत से हो गया मदन पाल। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं बीकानेर। बीकानेर के शासक कौन थे? सरदार सिंह। तो इसको कैसे याद करेंगे? बीकानेर के शासक थे सरदार सिंह। इसको याद करेंगे तो बीकानेर, तो बी मतलब मारवाड़ी में बोलते हैं बे। बे का मतलब होता है दो, और कान, दो कान कहाँ पे होता है? वो होते हैं सर पे। ठीक है, तो दो कान, बे कान कहाँ होते हैं? सर पे होते हैं। ठीक है, तो बीकानेर के शासक थे सरदार सिंह। नेक्स्ट है भरतपुर। भरतपुर के शासक कौन थे? जसवंत सिंह। तो कोई अगर अच्छा काम करे ना तो उसे भरपूर मात्रा में जस देना चाहिए, यश देना चाहिए। ठीक है, तो जस कैसा देना चाहिए? भरपूर मात्रा में। तो भरतपुर के शासक थे जसवंत सिंह। नेक्स्ट है उदयपुर। उदयपुर के शासक कौन थे? स्वरूप सिंह। तो इसको ऐसे याद करेंगे, सूर्य का जब उदय होगा तो हम है ना अपना स्वरूप, क्या रूप है ना, क्या करते हैं? संवारते हैं। सूर्य का उदय होने पर हम नहा धो करके क्या करते हैं? अपना रूप संवारते हैं। तो सूर्य का उदय होगा तो नहा धोकर क्या रूप संवारेंगे। तो उदयपुर के शासक थे स्वरूप सिंह। नेक्स्ट है सिरोही। सिरोही के शासक कौन थे? शिव सिंह। सिरोही में भी क्या आ रहा है? सी। और शिव में भी क्या आ रहा है? सी। ठीक है, तो सिरोही के शासक कौन थे? वो थे शिव सिंह। नेक्स्ट है धौलपुर। धौलपुर के शासक कौन थे? भगवंत सिंह। कौन थे? भगवंत सिंह। नेक्स्ट देखते हैं जोधपुर। जोधपुर के शासक कौन थे? तख्त सिंह। इसको कैसे याद रखेंगे? जोत, जोधपुर से किस, जो से क्या? जोधपुर, और त से तख्त सिंह। नेक्स्ट है जयपुर, कोटा और बूंदी। इन तीनों के शासक कौन थे? राम सिंह। इसको कैसे याद रखेंगे? तो जयपुर है, कोटा है और बूंदी, इन तीनों के शासक थे राम सिंह। तो किसी की भी जय हो जाती है, जय हो जाती है तो उसको क्या दी जाती है? बधाई दी जाती है, राम राम किया जाता है उसको। ठीक है, मतलब उसकी अभिवादन किया जाता है, राम राम किया जाता है। तो जय, जय से क्या हो गया? जयपुर, को से कोटा और दी से बूंदी, और उसको क्या किया जाता है? राम राम। तो जयपुर, कोटा और बूंदी के जो शासक थे वो थे कौन थे? राम सिंह थे।
तो ये हो गया कौन शासक थे 1857 की क्रांति के समय, ये अपन को याद करना है यहीं पे। तो इसको देखते हैं वापिस एक बार। तो आप बताओ, आप साथ साथ में बताना कि क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के शासक कौन है? बांस की क्या होती है? लकड़ी, तो लक्ष्मण सिंह। नेक्स्ट है डूंगरपुर। डूंगरपुर, डूंगर के पीछे से क्या होता है? सूर्य का उदय होता है, ठीक है। तो डूंगरपुर के क्या हो गए? उदय सिंह। प्रतापगढ़, ताप, ताप कब बढ़ेगा? जब आग की लपटें होगी, तो दलपत सिंह है, ठीक है। नेक्स्ट है झालावाड़, झालपरी, झालावाड़ के शासक कौन है? पृथ्वी सिंह। नेक्स्ट है जैसलमेर। जैसलमेर के जय जयकार कब होगी? जब वो रण को जीतेगा, तो जैसलमेर के शासक है रणजीत सिंह। नेक्स्ट है अलवर। तो बॉलीवुड फिल्मों में क्या बताते हैं? लव, लव की क्या होती है? विन होता है, ठीक है। तो अलवर के शासक विनय सिंह है। नेक्स्ट है टोक। टोक, किसी को टोका जाता है तो वो क्या हो जाता है? रूठ जाता है, रूठ जाता है, तो वजीरुद्दौला, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला हम देखता है, यहीं पे याद करना है आपको, ठीक है। करो, करो मत, क्या है? करो मत। तो करौली के शासक मदन पाल। नेक्स्ट है बेकान। बेकान कहाँ पे होते हैं? सर पे, तो बीकानेर के शासक सरदार सिंह। नेक्स्ट है भरतपुर। भरतपुर के शासक कौन हो गए? जसवंत सिंह। तो भरपूर मात्रा में क्या देना चाहिए? जस देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है उदयपुर। उदय होने पर हम नहा धो के क्या करते हैं? अपना स्वरूप संवारते हैं, अपना रूप संवारते हैं। तो उदयपुर के कौन हो गए? स्वरूप सिंह। नेक्स्ट है सिरोही। सिरोही के शासक कौन हो गए? शिव, शिव सिंह। कौन? शिव सिंह। नेक्स्ट है धौलपुर। धौलपुर के शासक कौन हो गए? भगवंत सिंह। नेक्स्ट है जोधपुर। जोध क्या होगा? जोध। जोधपुर के शासक कौन हो गए? तख्त सिंह। अगले देखते हैं, अगले देखते हैं कि जयपुर, कोटा और बूंदी, अगर किसी की जय हो जाती है उसे क्या दी जाती है? राम राम किया जाता है, उसे अभिवादन किया जाता है। तो जयपुर, कोटा और बूंदी के शासक थे राम सिंह। तो ये तो क्या हो गया 1857 की क्रांति के समय कौन कौन शासक थे किस रियासत के। नेक्स्ट हम देखते हैं 1857 की क्रांति को देखते हैं। अब सबसे पहले है नसीराबाद में विद्रोह। राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? वो हुआ था नसीराबाद छावनी से। तो राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रारंभ हुआ नसीराबाद छावनी से। नसीराबाद छावनी में 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी। कौन सी थी? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। वो कहाँ पे थी? नसीराबाद छावनी ने। उस 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। और विद्रोह कब किया? 28 मई। कब किया? 28 मई। और पीछे सन तो 1857 है ही। तो राजस्थान में जो 1857 की क्रांति का प्रारंभ हुआ कहाँ से? नसीराबाद छावनी से। वहां पे किस ने विद्रोह किया? वह 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने। कब विद्रोह किया? 28 मई 1857 में। और नसीराबाद में किन किन की हत्या कर दी गई? कौन से अंग्रेज अधिकारियों की हत्या की गई? वह न्यू बारी तथा स्पॉटिश वुड। किसकी? न्यू बारी तथा स्पॉटिश वुड की हत्या कहाँ हुई? नसीराबाद छावनी में। कहाँ हुई थी? नसीराबाद छावनी में। तो नसीराबाद छावनी को याद करना है। तो नसीराबाद छावनी में क्या है? नसीराबाद छावनी में क्या है? तो नसीराबाद छावनी में क्या, राजस्थान का सबसे पहले 1857 का क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुई? वो है नसीराबाद छावनी से। उसने विद्रोह किसने किया? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने। कब किया? 28 मई। विद्रोह कब किया? 28 मई 1857 को किया। और नसीराबाद छावनी में किन किन अंग्रेज अधिकारियों की हत्या हुई? वो है न्यू बारी तथा स्पॉटिश वुड। कौन कौन से? न्यू बारी तथा स्पॉटिश वुड की हत्या कहाँ हुई? नसीराबाद में। और विद्रोह कब हुआ? 28 मई को। और सबसे पहले विद्रोह हुआ नसीराबाद छावनी में। और हम बोलते हैं कि विद्रोह किसने किया? वो है 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने। तो ये हो गया नसीराबाद छावनी। नेक्स्ट हम देखते हैं नीमच में विद्रोह। कब, कहाँ पे? नीमच में विद्रोह। तो नीमच में विद्रोह कब हुआ? वो है 3 जून को। कब हुआ? 3 जून को। तो नीमच में विद्रोह हुआ था, वो हुआ था 3 जून को। नसीराबाद में तो कहाँ थे? 28 जून। नीमच में पहुंच गए 3 जून को, ठीक है। तो 28 मई को थे तो नसीराबाद में, और 3 जून को थे नीमच में पहुंच गए, ठीक है। नेक्स्ट कैप्टन सावर्स ने किसकी सहायता से नीमच पर पुनः अधिकार कर लिया? वो है मेवाड़, कोटा तथा बूंदी की सहायता से। तो नीमच में विद्रोह तो हुआ था, लेकिन कैप्टन सावर्स ने, जो वहां के पॉलिटिकल एजेंट थे उदयपुर के, तो उन्होंने मेवाड़, कोटा और बूंदी की, इनकी राजकीय सेना की सहायता ली और विद्रोह को दबा दिया उन्होंने, ठीक है। तो वो है 28 मई को तो कहाँ हुआ था? नसीराबाद में। फिर 3 जून को कहाँ गया? नीमच में। तो अब हम नीमच के बाद देखते हैं एरिनपुरा। कहाँ पे? एरिनपुरा में विद्रोह, एरिनपुरा में क्रांति, एरिनपुरा में विद्रोह देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं एरिनपुरा में सैनिकों ने विद्रोह कब किया? 21 अगस्त को। तो 28 मई को तो कहाँ थे? 28 मई को थे वो नसीराबाद में। 3 जून को कहाँ थे? 3 जून को कहाँ थे? नीमच में। और 21 अगस्त को कहाँ थे? वो थे एरिनपुरा में, ठीक है। ये तारीख भी याद रखनी है। 28 मई को तो कहाँ थे? नसीराबाद में। 3 जून को हो गए, वो हो गए नीमच में। और 21 अगस्त को हो गए कहाँ? एरिनपुरा में। तो ये क्या है? 1857 की
क्रांति के समय जो विद्रोह हुए थे उनकी तारीख है। नेक्स्ट है एरिनपुरा के जो सैनिक है वो आहुआ पहुंच गए। कहाँ? आहुआ। आहुआ स्थान है एक, वहां पे पहुंच गए। वहां पे वो ठाकुर कुशाल सिंह की शरण में आ गए। किसकी? ठाकुर कुशाल सिंह की सेवा में आ गए। नेक्स्ट हम देखते हैं 1857 की क्रांति के समय जोधपुर का शासक तो कौन था? तख्त सिंह। हमने देखा था जोधपुर के शासक थे तख्त सिंह। तो जब ये विद्रोहकारी जो है वो कुशाल सिंह आहुआ की सेवा में चले गए तो जोधपुर के शासक तख्त सिंह ने कुशाल सिंह को पराजित करने के लिए एक सेना भेजी। तो वो सेना किसके नेतृत्व में भेजी? वो है कुशल राज सिंघवी। किसके? कुशल राज सिंघवी के नेतृत्व में आहुआ के ठाकुर को पराजित करने के लिए एक सेना भेजी। किसने? जोधपुर के शासक तख्त सिंह ने। तो जो जोधपुर की सेना है, जोधपुर की सेना के साथ साथ कौन थी? अंग्रेजों की भी सेना थी। तो जोधपुर की सेना जिसके साथ अंग्रेजों की भी सेना थी उनका ठाकुर कुशाल सिंह की सेना के साथ जो युद्ध हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? वो बिथोड़ा नामक स्थान पे हुआ था। ठीक है। तो 8 सितंबर 1857 को जोधपुर की सेना तथा ठाकुर कुशाल सिंह की सेना के बीच जो युद्ध हुआ वो कहाँ हुआ? बिथोड़ा स्थान पर। कहाँ? बिथोड़ा स्थान पर हुआ था। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि जो कुशाल सिंह आहुआ ने जोधपुर की सेना तथा अंग्रेजों की संयुक्त सेना को कहाँ पे पराजित किया? वो है बिथोड़ा नामक स्थान पे। तो ठाकुर कुशाल सिंह ने अंग्रेजों की सेना को और जो जोधपुर की सेना को संयुक्त रूप से पराजित किया। कहाँ? बिथोड़ा नामक स्थान पे। नेक्स्ट है अब ये जब हार हो गई तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, जो कि राजस्थान के क्या थे? एजीजी। कौन थे? एजीजी। उन्होंने इस हार का बदला लेने के लिए वापस सेना भेजी। तो ठाकुर कुशाल सिंह की सेना और जो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस है उनकी सेना के बीच जो युद्ध हुआ वो कहाँ हुआ? चेलावास में। कहाँ हुआ? चेलावास में जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस और ठाकुर कुशाल सिंह की सेना के बीच युद्ध हुआ। तो इस चेलावास के युद्ध में मैक मैसन मारा गया। इस चेलावास के युद्ध में कौन मारा गया? मैक मैसन। मैक मैसन हमने देखा था वो क्या था? कहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था? सन क्या आ गया? सन सिटी। तो जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट था। तो मैक मैसन किस युद्ध में मारा गया? वो है चेलावास के युद्ध में। किस युद्ध में? चेलावास के युद्ध में मैक मैसन मारा गया। तो ये वाला प्रश्न अभी सेकंड ग्रेड में पूछा गया था कि मैक मैसन किस युद्ध में मारा गया था? चेलावास के युद्ध में। और जबकि जो पहला जो युद्ध था वो कहाँ पे हुआ था? बिथोड़ा में। दूसरा युद्ध हुआ चेलावास में। तो बिथोड़ा के युद्ध में तो ठाकुर कुशाल सिंह ने अंग्रेजों की सेना और जोधपुर की सेना इन दोनों को संयुक्त रूप से हराया। जबकि जो चेलावास के युद्ध में क्या हुआ? वो चेलावास के युद्ध में जो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने जो सेना भेजी थी उसे हराया और इस युद्ध में मैक मैसन मारा गया। ठीक है, ये याद हो गया इतना। नेक्स्ट हम देखते हैं जो मैक मैसन है उसका जो सिर काटकर जो विद्रोहकारी है उन्होंने आहुआ के किले में लटका दिया। ठीक है, तो मैक मैसन का सिर काटकर विद्रोहकारियों ने कहाँ लटका दिया? वो है आहुआ के किले के गेट पर लटका दिया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि 20 जनवरी 1858 को ब्रिगेडियर होम्स, कौन था? एक होम्स था, उसने आहुआ पर आक्रमण किया और उस टाइम ठाकुर कुशाल सिंह आहुआ छोड़कर चले गए। तो वो कहाँ चले गए? सलूम्बर होते हुए कोठारिया चले गए। पहले तो सलूम्बर गए, फिर कहाँ गए? कोठारिया। कोठारिया में ठाकुर कुशाल सिंह को ठाकुर जोध सिंह ने क्या दी? शरण दी। तो ठाकुर कुशाल सिंह ने कहाँ पे शरण ली थी? वो थी ठाकुर कुशाल सिंह ने शरण ली थी कोठारिया में। कोठारिया के जोध सिंह ने ठाकुर कुशाल सिंह को शरण प्रदान की थी। नेक्स्ट हम देखते हैं ठाकुर कुशाल सिंह का अंतिम समय कहाँ पर बीता? तो ठाकुर कुशाल सिंह का अंतिम समय बीता कहाँ पे बीता? उदयपुर में। ठाकुर कुशाल सिंह का अंतिम समय बीता उदयपुर में। तो ये तो क्या हो गया? अपन ने कहाँ कहाँ की पढ़ ली? तो पहली तो पढ़ी कहाँ की? वो है नसीराबाद, दूसरी है नीमच, तीसरी है एरिनपुरा। ठीक है, ये तीनों तो पढ़ ली। नसीराबाद में तो कब हुआ? 28 मई को। नीमच में हुआ 3 जून को। और एरिनपुरा में कब हुआ? एरिनपुरा में जो विद्रोह हुआ था वो हुआ 21 अगस्त को हुआ था। इतना तो हमने देख लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट कोटा में 1857 की क्रांति को देखते हैं। तो कोटा में विद्रोह कब हुआ? तो कोटा में विद्रोह हुआ वो है 15 अक्टूबर 1857 को। तो कोटा में विद्रोह हुआ कब हुआ? 15 अक्टूबर 1857 को। नेक्स्ट देखते हैं कोटा में क्रांतिकारियों ने किसकी हत्या की? तो कोटा में हत्या की थी वो है मेजर बर्टन और डॉक्टर सेल्डर। ठीक है, तो बर्टन और सेल्डर इन दोनों की हत्या तो कहाँ हुई? कोटा में। और जो आपने अभी पहले देखा था न्यू बारी तथा स्पॉटिश वुड की हत्या कहाँ हुई थी? नसीराबाद में। ठीक है, ये भी पूछा जाता है कि इनकी हत्या कहाँ हुई? तो मेजर बर्टन, एक तो बर्टन और सेल्डर, इनकी हत्या तो कहाँ हुई? कोटा में। और जबकि न्यू बारी तथा स्पॉटिश वुड की हत्या हुई थी कहाँ हुई थी? वो हुई थी नसीराबाद में। नेक्स्ट है कि
1857 की क्रांति के समय जो कोटा में जो नेता थे वो कौन थे? जयदयाल और मेहराब खां। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। तो 1857 की क्रांति के समय जो कोटा के नेता कौन थे? वो थे जयदयाल एंड मेहराब खां। कौन थे? जयदयाल एंड मेहराब खां। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति के समय कोटा महाराव कौन थे? राम सिंह द्वितीय। उसकी सहायता के लिए किस किस राज्य ने सेना भेजी थी? वो भेजी थी करौली ने। 1857 की क्रांति में जो कोटा के महाराव राम सिंह द्वितीय की सहायता के लिए सेना भेजी थी करौली ने। ये वाला प्रश्न भी अभी पिछले कुछ सालों में एक दो बार पूछा जा चुका है कि कौन से राज्य ने सेना भेजी? करौली ने भेजी थी। तो कोटा के महाराव की सहायता के लिए सहायता भेजी थी करौली ने। किसने? करौली ने। ठीक है, इतना याद हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, धौलपुर में क्रांति। कहाँ पे? धौलपुर में क्रांति। तो देखते हैं धौलपुर में जो क्रांति के नेता कौन थे? वो थे रामचंद्र और हीरालाल। धौलपुर में जो 1857 की क्रांति के जो नेता थे वो कौन थे? रामचंद्र एंड हीरालाल। तो धौलपुर में विद्रोह को दबाने के लिए कहाँ के शासक ने सेना भेजी थी? वो है पटियाला के शासक ने। धौलपुर के जो विद्रोह है उसको दबाने के लिए सेना भेजी थी, वो है पटियाला के शासक ने सेना भेजी थी धौलपुर के विद्रोह को दबाने के लिए। ठीक है, और जबकि अपन से पूछ लिया जाए कि कोटा के जो विद्रोह है उसको शांत करने के लिए सेना किसने भेजी थी? वो है करौली के शासक ने। करौली के शासक ने सेना भेजी थी कोटा में विद्रोह को शांत करवाने के लिए, राम सिंह द्वितीय की सहायता करने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं 1857 की क्रांति के नेता। तो 1857 की क्रांति के नेता देखते हैं हम। कोटा के नेता कौन थे? वो थे जयदयाल और मेहराब खां। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1857 की क्रांति के समय कोटा में नेता कौन थे? वो थे जयदयाल और मेहराब खां। अहुआ के नेता कौन थे? वो थे ठाकुर कुशाल सिंह। कौन थे? ठाकुर कुशाल सिंह अहुआ के नेता थे। टोक के नेता थे मीर आलम खां। धौलपुर के थे वो थे रामचंद्र तथा हीरालाल। सलूम्बर के थे केसरी सिंह और कोठारिया के थे जोध सिंह। सलूम्बर के नेता कौन थे? केसरी सिंह और कोठारिया के थे जोध सिंह। ठीक है, तो ये 1857 की क्रांति के नेता है। तो इसको वापस देख लेते हैं, एक बार याद करना है अपन को साथ साथ। ठीक है, तो कोटा के नेता तो कौन हो गए? जयदयाल मेहराब खां। अहुआ के नेता हो गए ठाकुर कुशाल सिंह। टोंक के नेता हो गए मीर आलम खां। नेक्स्ट धौलपुर के नेता हो गए रामचंद्र हीरालाल। सलूम्बर के नेता हो गया केसरी सिंह। कोठारिया के नेता हो गए कौन हो गए? जोध सिंह। कौन? जोध सिंह। ठीक है, तो ये हो गया 1857 की क्रांति के नेता। नेक्स्ट हम देखते हैं नाना साहब पेशवा तथा ठाकुर कुशाल सिंह को अपने यहाँ शरण किसने दी थी? वो है कोठारिया के जोध सिंह ने। किन्होंने? कोठारिया के जोध सिंह ने दी थी ठाकुर कुशाल सिंह को, और नाना साहब पेशवा को अपने यहाँ शरण दी थी। किसे? ठाकुर कुशाल सिंह और नाना साहब पेशवा को अपने यहाँ शरण किसने दी थी? कोठारिया के जोध सिंह ने। किन्होंने? कोठारिया के जोध सिंह ने अपने यहाँ शरण दी थी ठाकुर कुशाल सिंह को और नाना साहब पेशवा को। अब ये तो हो गया 1857 की क्रांति के। अब हम देखते हैं राजस्थान के कुछ प्रमुख क्रांतिकारी, उनके बारे में देख लेते हैं। तो चेतावनी चुंगटिया ये किन्होंने लिखी थी? ये लिखी थी केसरी सिंह बारठ ने। कहा किसने लिखी थी? केसरी सिंह बारठ ने लिखी थी चेतावनी चुंगटिया। केसरी सिंह बारठ कहाँ के थे? वो शाहपुरा भीलवाड़ा के थे केसरी सिंह बारठ। और इनकी जो चेतावनी चुंगटिया है, इनको सुनकर के उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह ने, जो एडवर्ड सप्तम है, उसके दिल्ली दरबार में न शामिल होने का निश्चय किया। तो किसने? उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह ने कहाँ पे मतलब शामिल होने का निश्चय नहीं किया? वो है एडवर्ड सप्तम के दिल्ली दरबार में न जाने का निश्चय किया। किसे सुनकर? वह चेतावनी चुंगटिया को सुनकर। और चेतावनी चुंगटिया लिखी थी केसरी सिंह बारठ ने। नेक्स्ट हम देखते हैं मेवाड़ की पुकार क्या है। मेवाड़ की पुकार है एक 21 सूत्री मांग पत्र है जो कि मोतीलाल तेजावत ने मेवाड़ के महाराणा को दिया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है बार बार। मेवाड़ की पुकार क्या है? वह 21 सूत्री मांग पत्र है जो कि मोतीलाल तेजावत ने किसे दिया? मेवाड़ के महाराणा को दिया। नेक्स्ट है राजस्थान सेवा संघ। इसकी स्थापना किसने की? इसकी स्थापना हुई 1919 में वर्धा में हुई। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई 1919 में वर्धा में हुई। और राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की? विजय सिंह पथिक ने। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की विजय सिंह पथिक ने 1919 में वर्धा में की। नेक्स्ट है वीर भारत सभा। वीर भारत सभा की स्थापना की केसरी सिंह बारठ ने। इंपॉर्टेंट है, अभी पूछा गया था फर्स्ट ग्रेड में, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछा गया था वीर भारत सभा की स्थापना किसने की? केसरी सिंह बारठ ने। जबकि राजस्थान सेवा संघ की है विजय सिंह पथिक ने। नेक्स्ट हम देखते हैं जैन शिक्षा प्रचारक समिति। कौन सी है? जैन शिक्षा प्रचारक समिति या वर्धमान विद्यालय, जो कि कहाँ स्थित है? जयपुर में। इसकी स्थापना किसने की? वो है अर्जुन लाल सेठी। तो वर्धमान विद्यालय का बहुत बार पूछा जाता है कि वर्धमान विद्यालय की स्थापना की थी अर्जुन लाल सेठी ने।
और जैन शिक्षा प्रचारक समिति की भी स्थापना की थी अर्जुन लाल सेठी ने। नेक्स्ट हम देखते हैं वनस्थली विद्यापीठ और जीवन कुटीर कार्यक्रम, ये किसने चलाए? ये चलाए रतन शास्त्री और हीरालाल शास्त्री। कौन है? रतन शास्त्री तथा हीरालाल शास्त्री। ये दोनों क्या थे? पति पत्नी थे। इन दोनों ने वनस्थली विद्यापीठ और जीवन कुटीर कार्यक्रम चलाए। कौन थे? रतन शास्त्री और हीरालाल शास्त्री, इन दोनों ने। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान के जतिन दास किन्हें कहा जाता है जिन्होंने की भूख हड़ताल की थी? वो कहा जाता है बाल मुकुंद बिस्सा को। राजस्थान के जतिन दास कहा जाता है बाल मुकुंद बिस्सा को। तो इस पेज को हम एक बार वापस रिविजन कर लेते हैं, क्योंकि साथ साथ आप याद करते जाओ ताकि आपको बाद में याद करने में ज्यादा कठिनाई नहीं हो। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं क्या है। चेतावनी रचुंगटिया किसने लिखी थी? केसरी सिंह बारट ने। चेतावनी रचुंगटिया को सुनकर के किसने एडवर्ड सप्तम के दिल्ली दरबार में न जाने का निश्चय किया? वो है उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह ने। मेवाड़ की पुकार क्या है? 21 सूत्री मांग पत्र है जो कि मोतीलाल तेजावत ने मेवाड़ की महाराणा को दिया। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में वर्धा में भी वीर भारत सभा की स्थापना की केसरी सिंह बारट ने, जबकि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की विजय सिंह पथिक ने। राजस्थान सेवा संघ है उसकी स्थापना विजय सिंह पथिक ने, जबकि वीर भारत सभा की स्थापना की केसरी सिंह ने। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हैं कि जो केसरी सिंह है वो वीर रस वाली कविताएं लिखा करते थे। तो वीर भारत सभा किससे हो गई? केसरी सिंह बारट। नेक्स्ट है वर्धमान विद्यालय। वर्धमान विद्यालय की स्थापना की किसने? अर्जुन लाल सेठी ने। कहाँ पे की? जयपुर में। जैन शिक्षा प्रचारक समिति, इसकी भी अर्जुन लाल सेठी ने। वनस्थली विद्यापीठ और जीवन कुटीर कार्यक्रम चलाया रतन शास्त्री और हीरालाल शास्त्री ने। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान के जतिन दास किन्हें कहा जाता है जिन्होंने भूख हड़ताल की? उन्हें कहा जाता है बाल मुकुंद बिस्सा को राजस्थान के जतिन दास कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दिल्ली में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाले कौन थे क्रांतिकारी? वो थे रास बिहारी बोस। उनके साथी कौन थे? जोरावर सिंह बारट। ठीक है, तो जोरावर सिंह बारट ने लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने में रास बिहारी बोस की सहायता की थी। नेक्स्ट हम देखते हैं बनारस षड्यंत्र। बनारस षड्यंत्र किन पर चलाया गया? वो चलाया गया प्रताप सिंह बारट पर। किस पर? प्रताप सिंह बारट पर बनारस षड्यंत्र चलाया गया। नेक्स्ट हम देखते हैं गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन थी? वो थी अंजना देवी चौधरी। गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला थी अंजना देवी चौधरी। नेक्स्ट है छावनी गीत का संबंध किससे है? वो है डूंगजी जवार जी। ये दोनों कहाँ के थे? सीकर के। तो छावनी गीत है उसका संबंध है डूंगजी और जवार जी से। ये दोनों थे सीकर के। और इन दोनों के साथी थे वो थे लोठोजी निठरवाल। कौन थे? लोठोजी निठरवाल डूंगजी और जवार जी के साथी थे। तो छावनी गीत तो किससे संबंधित हो गया? डूंगजी जवार जी से। अगर आपको बोल दे कि अर्जी और पंछीड़ा गीत ये किसने लिखे थे? माणिकलाल वर्मा ने लिखे थे। अर्जी गीत तो किसकी? नानक भेल की याद में लिखा था, और जबकि पंछीड़ा गीत बिजोलिया किसान आंदोलन के टाइम लिखा था माणिकलाल वर्मा ने। ये अब आगे पढ़ेंगे हम। तो देखते हैं नागरिक प्रचारिणी सभा, इसकी स्थापना बांकीदास ने जोधपुर में। विद्या प्रचारिणी सभा यह है हरिभाई किंकर। देश हितैषिणी सभा वो गए महाराणा सज्जन सिंह। तो विद्या प्रचारिणी कौन है? हरिभाई किंकर। और नागरी प्रचारिणी है बांकीदास, जबकि देश हितैषिणी है वो है महाराणा सज्जन सिंह। नेक्स्ट है कि राजस्थान के पहले व्यक्ति जिन्हें अंग्रेजों ने फांसी दी वो कौन थे? अमरचंद बाठिया, जो कि बीकानेर के थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान के पहले व्यक्ति जिन्हें अंग्रेजों ने फांसी दी वो थे अमरचंद बाठिया थे। वो थे कहाँ के? बीकानेर के। इनको फांसी क्यों दी? क्योंकि इन्होंने तात्या टोपे और लक्ष्मीबाई इनको अपनी संपत्ति दान की थी और इनकी मदद की थी। तात्या टोपे और लक्ष्मीबाई की मदद की थी इन्होंने, इस कारण इन्हें फांसी दी गई। किन्हें? अमरचंद बाठिया को। पूछा जाता है प्रश्न। नेक्स्ट हम देखते हैं असहयोग आंदोलन के समय किसने अपनी राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी? वो है जमनालाल बजाज ने। जमनालाल बजाज ने असहयोग आंदोलन के टाइम अपनी राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी। नेक्स्ट देखते हैं पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित राजस्थान की पहली महिला कौन थी? तो पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित राजस्थान की जो पहली महिला थी वो थी रतन शास्त्री। तो रतन शास्त्री ऐसी पहली महिला थी जिनको पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है जंगल जल जमीन आंदोलन चलाया, वो है मामा बलेश्वर दयाल ने। जंगल जल जमीन आंदोलन चलाया था मामा बलेश्वर दयाल ने। नेक्स्ट है आदिवासियों के मसीहा या वांगड़ के गांधी किन्हें कहा जाता है? वो कहा जाता है भोगीलाल पंड्या को। आदिवासियों के मसीहा या वांगड़ के गांधी कहा जाता है भोगीलाल पंड्या को। नेक्स्ट है सरदार हरलाल। कौन है? सरदार हरलाल। सरदार हरलाल है वो, उनका संबंध किससे है? विद्यार्थी भवन झुंझुनू से है और उन्होंने सीकर के किसान आंदोलन के प्रमुख नेता थे। कौन थे? सरदार हरलाल। कौन थे? सरदार हरलाल सीकर किसान आंदोलन के प्रमुख नेता थे।
नेक्स्ट हम देखते हैं कैप्टन दुर्गा प्रसाद। कौन है कैप्टन दुर्गा प्रसाद? कैप्टन दुर्गा प्रसाद का संबंध है नीम का थाना सीकर से। कहां से? नीम का थाना सीकर से है। नेक्स्ट है स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने, और उन्होंने हिंदी को अपनी राष्ट्रभाषा माना। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसे अपनी राष्ट्रभाषा माना था? वो हिंदी को अपनी राष्ट्रभाषा माना था, और उन्होंने स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट हम देखते हैं परोपकारिणी सभा। परोपकारिणी सभा की स्थापना कब हुई? परोपकारिणी सभा की स्थापना हुई 1883 में। कहाँ पे हुई? उदयपुर में। तो परोपकारिणी सभा की स्थापना हुई 1883 में। कहाँ हुई? उदयपुर में। नेक्स्ट है सर्वहितकारिणी सभा। कौन सी है? सर्वहितकारिणी सभा। सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना कहाँ हुई? चूरू में, और इसकी स्थापना की स्वामी गोपाल दास। किसने की थी? स्वामी गोपाल दास ने की थी सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना। कहाँ की थी? चूरू में। नेक्स्ट कहते हैं चिड़ावा के गांधी। चिड़ावा के गांधी किन्हें कहा जाता है? वो कहा जाता है मास्टर प्यारेलाल को। मास्टर प्यारेलाल को चिड़ावा के गांधी कहा जाता है। अब हम राजस्थान के किसान आंदोलन के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कौन सा किसान आंदोलन? बिजोलिया का किसान आंदोलन। कौन सा? बिजोलिया का किसान आंदोलन। इसके बारे में हम देखेंगे। बाद में बेंगू किसान आंदोलन, फिर बरड़ किसान आंदोलन, फिर नीमू चना किसान आंदोलन, फिर बेव किसान आंदोलन, फिर सीकर किसान आंदोलन, और मेवा मारवाड़ और बीकानेर किसान आंदोलन को भी पढ़ेंगे। सबसे पहले चालू करते हैं बिजोलिया का किसान आंदोलन। कौन सा? बिजोलिया का किसान आंदोलन। तो बिजोलिया वर्तमान में कहाँ पे स्थित है? वह है भीलवाड़ा में स्थित है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि नानजी और ठाकरी पटेल, फतेहकरण चारण तथा ब्रह्मदेव, इन सभी का संबंध किस किसान आंदोलन से था? वो था बिजोलिया के किसान आंदोलन से। तो नानजी व ठाकरी पटेल, फतेहकरण चारण तथा ब्रह्मदेव, इन सभी का संबंध था किससे? बिजोलिया के किसान आंदोलन से। कौन से? बिजोलिया के किसान आंदोलन से संबंधित थे नानजी व ठाकरी पटेल, ब्रह्मदेव, फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव, ये सभी संबंधित थे बिजोलिया के किसान आंदोलन से। नेक्स्ट देखते हैं आगे। बिजोलिया का किसान आंदोलन राजस्थान का पहला किसान आंदोलन था। तो राजस्थान या देश का पहला किसान आंदोलन कौन सा था? बिजोलिया का किसान आंदोलन। नेक्स्ट है कि बिजोलिया के किसान आंदोलन में मुख्यतः किस जाति के किसान थे? वो थे डाकट जाति के किसान। ये वाला प्रश्न पूछा जाता है बार बार कि बिजोलिया के किसान आंदोलन में मुख्यतः किस जाति के किसान थे? डाकट जाति के किसान थे। नेक्स्ट है बिजोलिया के किसान आंदोलन जो कि 1897 से 1941 तक चला। तो बिजोलिया का किसान आंदोलन कितने? 44 वर्षों तक चला था। कितने? 44 वर्षों तक चला था बिजोलिया का किसान आंदोलन। कब से कब तक? 1897 से 1941 तक चला था। पहले चरण का नेतृत्व किया था साधु सीताराम दास ने, दूसरे चरण का नेतृत्व किया था विजय सिंह पथिक ने, और तीसरे चरण का नेतृत्व किया था जमनालाल बजाज ने। तो बिजोलिया के किसान आंदोलन के पहले चरण का नेतृत्व किया साधु सीताराम दास ने, दूसरे चरण का नेतृत्व किया विजय सिंह पथिक ने, और तीसरे चरण का जो नेतृत्व किया था वो किया था जमनालाल बजाज ने। तो बिजोलिया किसान आंदोलन के पहले चरण का नेतृत्व साधु सीताराम दास, दूसरे चरण का नेतृत्व विजय सिंह पथिक, और तीसरे चरण का नेतृत्व जमनालाल बजाज ने किया। नेक्स्ट हम देखते हैं बिजोलिया। बिजोलिया किसान आंदोलन में कितने? 84 प्रकार की लाग बाग लगाई गई थी किसानों पर। बिजोलिया के किसान आंदोलन में किसानों पर कितने प्रकार की लाग बाग थी? 84 प्रकार की लाग बागें लगाई गई थी। जब राव कृष्ण सिंह राजा बने तो उन्होंने कौन सा कर लगा दिया? चौड़ी कर। ये पूछा जाता है कि चौड़ी कर किसने लगाया, तलवार बंदाई कर किसने लगाया? तो चौड़ी कर लगाया किसने? कृष्ण सिंह ने। कैसे याद रखेंगे? चक्री। ठीक है, तो चौड़ी कर लगाया था कृष्ण सिंह ने। ठीक, नेक्स्ट हम तलवार बंदाई कर लगाया था पृथ्वी सिंह ने। तो इसको याद रखेंगे तपरी। तो तलवार बंदाई कर किसने लगाया? पृथ्वी सिंह ने। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं तलवार बंदाई कर लगाया पृथ्वी सिंह ने, और चौड़ी कर लगाया कृष्ण सिंह ने। नेक्स्ट है कि ऊपरमाल पंच बोर्ड, इसकी स्थापना की थी विजय सिंह पथिक ने। कब की थी? 1917 में। ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की थी विजय सिंह पथिक ने। कब की थी? 1917 में की थी। नेक्स्ट है विजय सिंह पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया के किसान आंदोलन को पूरे देश में प्रसिद्ध कर दिया? वह है प्रताप समाचार पत्र। कौन सा? प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया के किसान आंदोलन को पूरे देश में प्रसिद्ध कर दिया। नेक्स्ट हम देखते हैं अंजना देवी चौधरी, नारायणी देवी वर्मा तथा रमा देवी, इन तीनों का संबंध किस किसान आंदोलन से था? वो था बिजोलिया के किसान आंदोलन से। अंजना देवी चौधरी, नारायणी देवी वर्मा तथा रमा देवी का संबंध बिजोलिया के किसान आंदोलन से था। नेक्स्ट हम देखते हैं बेंगू का किसान आंदोलन। कौन सा? बेंगू का किसान आंदोलन। बेंगू का किसान आंदोलन कब हुआ? 1921 में हुआ था। बेंगू वर्तमान में किस स्थान पर है? चित्तौड़ में है। अभी अब एक प्रश्न पूछा गया था किसी एग्जाम में कि चांदखेड़ी घटना का संबंध किस किसान आंदोलन से है? वह है बेंगू के। चांदखेड़ी घटना कब हुई थी? 1921 में हुई थी, और इसका संबंध किस किसान आंदोलन से है? बेंगू के किसान आंदोलन से संबंधित है चांदखेड़ी घटना।
नेक्स्ट हम देखते हैं बेंगू किसान आंदोलन के जो नेता थे वो कौन थे? राम नारायण चौधरी, रूपाजी और कृपाजी भील इसमें क्या हो गए? शहीद हो गए थे। तो बेंगू किसान आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे वो कौन थे? राम नारायण चौधरी। तो बेंगू किसान आंदोलन के नेता हो गए राम नारायण चौधरी। जबकि हमने देखा था बिजोलिया के किसान आंदोलन के नेता पहले चरण में कौन थे? वो थे साधु सीताराम दास, दूसरे चरण में विजय सिंह पथिक और तीसरे चरण में जमनालाल बजाज। जबकि बेंगू किसान आंदोलन के नेता हुए राम नारायण चौधरी। और रूपा जी और कृपा जी, ये पूछा जाता है कि किस किसान आंदोलन में शहीद हुए थे? वो है बेंगू के किसान आंदोलन में शहीद हुए थे रूपा जी एंड कृपा जी। तो बेंगू के किसान आंदोलन में शहीद हुए रूपा जी और कृपा जी। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रेंच कमीशन। ट्रेंच कमीशन का संबंध किससे है? बेंगू किसान आंदोलन से। किससे? बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है ट्रेंच कमीशन। नेक्स्ट है बोल्शेविक समझौता किया गया था, तो वो किन किन के बीच हुआ? वो हुआ ठाकुर अनूप सिंह और राजस्थान सेवा संघ। तो ठाकुर अनूप सिंह और राजस्थान सेवा संघ के बीच में कौन सा समझौता हुआ? बोल्शेविक समझौता। कौन सा? बोल्शेविक समझौता। नेक्स्ट हम देखते हैं भरतपुर किसान आंदोलन के नेता। तो भरतपुर किसान आंदोलन के नेता कौन थे? भोजी लंबरदार। कौन थे? भोजी लंबरदार थे, वो थे भरतपुर किसान आंदोलन के नेता थे भोजी लंबरदार। नेक्स्ट है अलवर के मेव किसान आंदोलन के नेता कौन थे? वो थे चौधरी यासीन खान। अलवर के जो मेव किसान आंदोलन हुआ उसके नेता थे चौधरी यासीन खान। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बिजोलिया के किसान आंदोलन के उसके नेता कौन हो गए? बिजोलिया के किसान आंदोलन के आप याद करो साथ साथ में, बिजोलिया के किसान आंदोलन के नेता हो गए कौन हुए? पहले चरण के नेता साधु सीताराम दास, दूसरे चरण के नेता हो गए विजय सिंह पथिक और तीसरे चरण के नेता हो गए जमनालाल बजाज। जबकि बेंगू किसान आंदोलन के नेता कौन हो गए? राम नारायण चौधरी। और भरतपुर किसान आंदोलन के पूछ ले तो भोजी लंबरदार। अलवर के किसान आंदोलन के पूछ ले तो चौधरी यासीन खान। ठीक है, ये हो गए किसान आंदोलन के नेता। नेक्स्ट देखते हैं अलवर भरतपुर में जो मेव किसान है उनको संगठित करने के लिए अंजुमन खादिम उल इस्लाम की स्थापना किसने की? वो की थी मोहम्मद हादी ने। कब? 1932 में। तो अलवर भरतपुर के जो मेव किसानों को संगठित करने के लिए अंजुमन खादिम उल इस्लाम की स्थापना किसने की थी? वो की थी मोहम्मद हादी ने। किसने? मोहम्मद हादी ने अंजुमन खादिम उल इस्लाम की स्थापना की थी। नेक्स्ट हम देखते हैं जंगली सूरों से परेशान होकर कहाँ के किसानों ने आंदोलन किया? वो है नीमू चना। नीमू चना के किसानों ने जंगली सूरों से परेशान होकर आंदोलन किया। नेक्स्ट हम देखते हैं किस हत्याकांड को गांधी जी ने जलियांवाला बाग से भी विभत्स या डबल डायरीज में बताया? तो जलियांवाला बाग से भी विभत्स या डबल डायरीज में जो किस किसान आंदोलन को कहा गया? वो कहा गया नीमू चना के किसान आंदोलन को। कौन से? नीमू चना के किसान आंदोलन को गांधी जी ने क्या कहा? डबल डायरीज या जलियांवाला बाग से भी विभत्स बताया। ठीक है, तो ये कब नीमू चना हत्याकांड कब हुआ? वो हुआ 14 मई 1925 को। कब हुआ? 14 मई 1925। नेक्स्ट है बरड का किसान आंदोलन। बरड कहाँ पे स्थित है? बूंदी में स्थित है। और बरड का किसान आंदोलन कब हुआ? 1922 में हुआ। तो बरड का किसान आंदोलन या बूंदी का किसान आंदोलन कब हुआ? 1922 में हुआ। नेक्स्ट हम देखते हैं बरड किसान आंदोलन के जो नेता कौन थे? वो थे नैनू राम। कौन थे? नैनू राम। बरड किसान आंदोलन के नेता कौन हो गए? नैनू राम। ठीक है, तो बरड किसान आंदोलन के जो नेता कौन थे? वो थे नैनू राम थे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं नेता शुरुआत से देखते हैं। पहले बिजोलिया किसान आंदोलन के नेता पहले चरण के साधु सीताराम दास, दूसरे चरण के हो गए कौन हो गए? वो हो गए विजय सिंह पटेल। तीसरे चरण के कौन हो गए? जमनालाल बजाज। ठीक है, नेक्स्ट आ गए बेंगू किसान आंदोलन। बेंगू किसान आंदोलन के नेता कौन हो गए? राम नारायण चौधरी हो गए। बेंगू के साथ साथ में हम कौन सा देख लेते हैं? बरड। बरड किसान आंदोलन के नेता कौन हो गए? नैनू राम। नेक्स्ट है अलवर किसान आंदोलन। अलवर किसान आंदोलन के नेता कौन हो गए? भोजी लंबरदार। ठीक है, नेक्स्ट है कि मेव किसान आंदोलन। मेव किसान आंदोलन के नेता हो गए मेव किसान आंदोलन के नेता कौन हो गए? हो गए चौधरी यासीन खान। ठीक है, तो ये याद करना है। किस नेताओं का प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, तो ये नेता तो याद होने चाहिए। किस किसान आंदोलन के नेता कौन कौन थे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये ना जो नानक भील तथा देवीलाल गुर्जर किस किसान आंदोलन में शहीद हुए? वो है बरड के किसान आंदोलन में। नानक भील और देवीलाल गुर्जर ये दोनों शहीद हुए बरड या बूंदी के किसान आंदोलन में। जबकि रूपा जी और कृपा जी ये शहीद हुए थे कहाँ पे? बेंगू के किसान आंदोलन में। तो रूपा जी और कृपा जी तो हुए बेंगू के किसान आंदोलन में शहीद, और जबकि नानक भील और देवीलाल गुर्जर हुए कहाँ? बरड या बूंदी के किसान आंदोलन में। नेक्स्ट है डाबी हत्याकांड। डाबी हत्याकांड में शहीद हुए थे। तो डाबी हत्याकांड कब हुआ? 2 अप्रैल 1923 को हुआ। कब हुआ? 2 अप्रैल 1923 को। ठीक है, डाबी हत्याकांड किससे संबंधित है? वह बरड या बूंदी के किसान आंदोलन से संबंधित है डाबी हत्याकांड, और हुआ था 2 अप्रैल 1923 को। नेक्स्ट है पंछीड़ा गीत और अर्जी गीत। ये दोनों किसने लिखे? ये लिखे माणिक्यलाल वर्मा ने। पंछीड़ा गीत भी माणिक्यलाल वर्मा ने लिखा और अर्जी गीत ये भी माणिक्यलाल वर्मा ने लिखा। अर्जी गीत तो जो माणिक्यलाल वर्मा ने लिखा था वो नानक भील की याद में लिखा था, जबकि जो पंछीड़ा गीत लिखा था उन्होंने वो लिखा था बिजोलिया के किसान आंदोलन के टाइम, जो उत्साहित करने के लिए, लोगों को मोटिवेट करने के लिए लिखा था पंछीड़ा गीत। किसने? माणिक्यलाल वर्मा ने। नेक्स्ट हम देखते हैं
किस कौन से किसान आंदोलन की गूंज सेंट्रल असेंबली और ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स तक पहुंची? ठीक है, तो सेंट्रल असेंबली और ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स तक किस किसान आंदोलन की गूंज पहुंची थी? वो था सीकर का किसान आंदोलन। कौन सा था? सीकर के किसान आंदोलन की गूंज ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स या सेंट्रल असेंबली तक पहुंची थी। तो ये प्रश्न पूछा जाता है बहुत बार कि तो ऐसा कौन सा किसान आंदोलन था जो कि ब्रिटेन तक फेमस हो गया था, उसकी पहुंच ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स और सेंट्रल असेंबली तक पहुंच गई थी, वो था सीकर का किसान आंदोलन। नेक्स्ट है भरतपुर के जाट नेता जिन्होंने की शेखावटी के किसानों को आंदोलन करने के लिए प्रेरित किया। वो थे तो कहाँ के? भरतपुर के, लेकिन उन्होंने प्रेरित कहाँ किया? शेखावटी के किसानों को। वो थे देशराज। देशराज थे भरतपुर के और उन्होंने शेखावटी के किसानों को आंदोलन करने के लिए प्रेरित किया। नेक्स्ट है शेखावटी किसान आंदोलन के में चिड़ावा के मास्टर कालीचरण ने किसका गठन किया? तो उन्होंने क्या? सेवा समिति का गठन। किसका? सेवा समिति का गठन किया। नेक्स्ट है कटराथल में किसके नेतृत्व में 10,000 महिलाओं ने भाग लिया? तो वह है किशोरी देवी। कटराथल स्थान है, उसमें 10,000 महिलाओं का नेतृत्व किया था किशोरी देवी ने। किशोरी देवी सरदार हरलाल की वाइफ थी और इन दोनों का संबंध कौन से किसान आंदोलन से था? सीकर के किसान आंदोलन से। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सीकर किसान आंदोलन के जो प्रमुख नेता वो कौन थे। पहले थी धापी दादी। कौन थी? धापी दादी। धापी दादी ने वहां के लोगों को आंदोलन करने के लिए प्रेरित किया था। नेक्स्ट कौन है? सरदार हरलाल। कौन? सरदार हरलाल का संबंध किस किसान आंदोलन से है? वह है सीकर के किसान आंदोलन से। नेक्स्ट देखते हैं नेतराम सिंह, पृथ्वी सिंह, हरू सिंह, गोरू सिंह, ये सब इनका संबंध था सीकर के किसान आंदोलन से। नेक्स्ट देखते हैं अब मारवाड़ प्रजामंडल, मारवाड़ किसान आंदोलन। कौन सा? मारवाड़ या जोधपुर का किसान आंदोलन। ठीक है, तो मारवाड़ लोक परिषद, मारवाड़ लोक परिषद है, उसकी स्थापना कब की गई? वो है मई 1938 को। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना की गई थी मई 1938 को की गई थी। कब? मई 1938 को मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना हुई। नेक्स्ट है कि डाबडा कांड। डाबडा कांड का संबंध किससे है? मारवाड़ के किसान आंदोलन से। किससे? मारवाड़ के किसान आंदोलन से संबंधित है डाबडा कांड। ठीक है, तो डाबडा कांड का संबंध है मारवाड़ किसान आंदोलन से। और डाबडा कांड हुआ कब था? वह 13 मार्च 1947 को। तो डाबडा कांड हुआ था 13 मार्च 1947 को। डाबडा कांड के में क्या हुआ कि मारवाड़ लोक परिषद के कुछ लोग मोतीलाल तेजावत के घर आ गए डाबडा में। तो वहां के जब जागीरदारों को ये पता चला तो उन्होंने मोतीलाल तेजावत और उनके परिवार पर अमानवीय यातनाएं उन्हें दी। तो ये क्या हुआ? डाबडा कांड। ये हुआ 13 मार्च 1947 में। नेक्स्ट है कि चौधरी जीवन चौधरी। जीवन चौधरी का संबंध किस किसान आंदोलन से है? वो है बीकानेर के किसान आंदोलन से। जीवन चौधरी का संबंध है बीकानेर के किसान आंदोलन से। नेक्स्ट है दुधवा खारा। दुधवा खारा का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो दुधवा खारा है वो है बीकानेर के किसान आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट है रायसिंह नगर कांड, 1 जुलाई 1946 में हुआ। ये बीकानेर के किसान आंदोलन से संबंधित है। कांगड़ कांड अक्टूबर 1946 में हुआ, बीकानेर किसान आंदोलन से संबंधित है। किसान यूनियन क्यों, इस पुस्तक की रचना की। किसान यूनियन क्यों, इस पुस्तक की रचना किसने की? कुंभाराम आर्य ने। किसने की थी? कुंभाराम आर्य ने पुस्तक लिखी किसान यूनियन क्यों। और कांगड़ कांड हुआ अक्टूबर 1946 को, बीकानेर किसान आंदोलन से संबंधित है। अब हम देख लेते हैं कुछ ये हत्याकांड है, ये पूछे जाते हैं तो इंपॉर्टेंट है। मानगढ़ हत्याकांड। मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ था? वो है 17 नवंबर 1913 को। कब हुआ था? 17 नवंबर 1913 को। इसके बाद गोविंद गिरी को गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, तो मानगढ़ हत्याकांड हुआ 17 नवंबर 1913 को। तो इसको ऐसे कैसे याद रखेंगे? सबके ईयर तो ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे याद रखेंगे 13 मान। तो 1913 में क्या हुआ? मानगढ़ हत्याकांड। 13 मान मतलब 1913 में कौन सा हुआ? मानगढ़ हत्याकांड। नेक्स्ट हम देखते हैं डाबी। डाबी हत्याकांड। डाबी हत्याकांड कब हुआ? 2 अप्रैल 1923 को। डाबी हत्याकांड कब हुआ? 2 अप्रैल 1923 को। और डाबी हत्याकांड का संबंध है बरड किसान आंदोलन या बूंदी के किसान आंदोलन से संबंधित है डाबी हत्याकांड। ठीक है, तो डाबी, डाबी को कैसे याद रखेंगे? तो डाबी, डाबी तेबी। ठीक है, डाबी तेबी। तो डाबी हत्याकांड हुआ 1923 में और इसका संबंध है बूंदी या बरड के किसान आंदोलन। इसमें भी ब आ रहा है और डाबी में भी ब आ रहा है, तो डाबी किसान आंदोलन का संबंध है बरड या बूंदी से। नेक्स्ट है नीमू चना हत्याकांड। नीमू चना हत्याकांड कब हुआ? वो है 14 मई 1925 को। ठीक है, और इसका संबंध अलवर या नीमू चना से है। तो नीमू चना हत्याकांड हुआ 14 मई 1925 को। ठीक है, तो इसको ऐसे याद करेंगे प चना। क्या है? प चना। ठीक है, तो 1925 में क्या है? चना यानी नीमू चना हत्याकांड। तो पचना 1925 में नीमू चना हत्याकांड है। नेक्स्ट है कांगड़ कांड। कांगड़ कांड कब हुआ? 1946 में, अक्टूबर 1946 में। इसका संबंध है बीकानेर के किसान आंदोलन से। कांगड़ कांड हुआ
अक्टूबर 1946 में, इसका संबंध है बीकानेर के किसान आंदोलन से। कांगड़ कांड हुआ अक्टूबर 1946 में, इसका संबंध है बीकानेर के किसान आंदोलन से। नेक्स्ट है डाबड़ा कांड। डाबड़ा कांड हुआ 13 मार्च 1947 को। कब हुआ? डाबड़ा कांड हुआ 13 मार्च 1947। डाबड़ा कांड का संबंध किससे? मारवाड़ के किसान आंदोलन से। किसके? मारवाड़। और ये हुआ 13 मार्च 1947 को। तो इसको कैसे याद रखेंगे हम? जो भारत वालों के लिए सबसे बड़ा साल कौन सा है? वो है 1947 का, क्योंकि उस दिन हमें आजादी मिली। तो डाबड़ा, इसमें क्या है? बड़ा। तो बड़ा साल कौन सा हो गया? 1947। तो डाबड़ा हत्याकांड हुआ 1947 में। और हम देखते हैं राजस्थान का जो सबसे बड़ा संभाग या बड़ा इलाका कौन सा है? वो मारवाड़ वाला इलाका है। तो बड़ा इलाका कौन सा है? मारवाड़। तो डाबड़ा कांड हुआ 1947 में, इसका संबंध है मारवाड़ किसान आंदोलन से। एक बार वापस देख लेते हैं, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको देख लेते हैं एक बार वापस। ठीक है, तो इसको देखते हैं। मानगढ़ हत्याकांड 1913 में हुआ। मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ? 1913 में। ठीक है, मानगढ़ हत्याकांड हुआ 1913 में, इसका संबंध है गोविंद गिरी से। नेक्स्ट है डाबी हत्याकांड। डाबी हत्याकांड हुआ सॉरी, एक बार देखते हैं कि मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ? 17 नवंबर 1913 को। इसका संबंध गोविंद गिरी से है। नेक्स्ट डाबी हत्याकांड हुआ 2 अप्रैल 1923 को। बरड किसान आंदोलन या बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित है। नीमूचना हत्याकांड 14 मई 1925 को नीमूचना से संबंधित है। कांगड़ कांड हुआ अक्टूबर 1946 को। बीकानेर किसान आंदोलन से संबंधित है। डाबड़ा कांड हुआ 13 मार्च 1947 को। मारवाड़ किसान आंदोलन से संबंधित है डाबड़ा किसान आंदोलन। ये हो गए किसान आंदोलन। अब जो नेता वाले जो प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेता की, इस किसान आंदोलन के नेता कौन थे, इसके नेता कौन थे, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसको एक बार वापस से रिवाइज करते हैं, हम याद करते हैं यहीं पे। तो बेंगू किसान आंदोलन है। ठीक है, बेंगू किसान आंदोलन के जो नेता हो गए वो कौन हो गए? राम नारायण चौधरी। और इसमें रूपा जी और कृपा जी शहीद हुए थे। तो राम नारायण चौधरी तो किसके नेता है? बेंगू के नेता है। और इसमें शहीद कौन हुए थे? रूपा जी, कृपा जी। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं, अगर आप राम भगवान के या नारायण भगवान के, विष्णु भगवान के मंदिर जाते हो तो आप क्या प्रार्थना करते हैं? हे भगवान जल्दी जल्दी कृपा करो। तो मारवाड़ी में जल्दी को बोलते हैं बेगी। ठीक है, तो राम नारायण के मंदिर जाने पर आप क्या बोलते हैं? बेगी कृपा करो। ठीक है, तो इस टाइप से याद कर सकते हैं। तो राम नारायण चौधरी के, राम नारायण चौधरी और कृपा जी और रूपा जी, ये किसके नेता थे? ये थे बेंगू किसान आंदोलन के। तो इस टाइप से थोड़ा याद कर सकते हैं। तो बेंगू किसान आंदोलन के नेता राम नारायण चौधरी, और इसके जो नेता थे वो इसमें शहीद कौन हुए थे बेंगू किसान आंदोलन में? वो थे रूपा जी और कृपा जी। नेक्स्ट है बरड। बरड के किसान आंदोलन या बूंदी के किसान आंदोलन के नेता थे वो थे नैनू राम, और इसमें शहीद हुए नानक भील और देवीलाल गुर्जर। तो नानक भील और देवीलाल गुर्जर ये दोनों शहीद हुए थे बरड के किसान आंदोलन में, और जबकि रूपा जी और कृपा जी शहीद हुए थे ये बेंगू के किसान आंदोलन में। ये याद रखना है, पूछा जाता है बहुत बार। तो रूपा जी कृपा जी बेंगू के किसान आंदोलन में, बेगी कृपा करो। ठीक है, इस टाइप से याद रख देना। तो बेंगू के किसान आंदोलन में कौन हुए? रूपा जी कृपा जी। और बरड के किसान आंदोलन में कौन हुए? वह है नानक भील और देवीलाल गुर्जर। तो और जो बेंगू के किसान आंदोलन में कौन हुए, नेता कौन थे? वो थे राम नारायण चौधरी। और जबकि बरड के किसान आंदोलन में नेता है वो है नैनू राम। ठीक, तो भरतपुर के किसान आंदोलन में कौन थे नेता? भोजी लंबरदार। मेव किसान आंदोलन में थे चौधरी यासीन खान। बिजोलिया के किसान आंदोलन के नेता थे साधु सीताराम दास और विजय सिंह पथिक। और तीसरे चरण में कौन थे? जमनालाल बजाज, ये नेता थे। तो ये तो क्या हो गए अपने कौन से आंदोलन? राजस्थान के किसान आंदोलन। अब हम राजस्थान के जनजातीय आंदोलनों के बारे में देखते हैं। ठीक है, जनजातीय आंदोलन। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेर विद्रोह। कौन सा? मेर जनजाति का आंदोलन, उसके बारे में देखते हैं। तो मेर जनजाति कहाँ रहती है? मेनली वो कहाँ? अजमेर मेरवाड़ा स्थान पर रहती है। कहाँ? अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा स्थान में रहती है मेर जनजाति। एक मेर अलग है और मेव अलग है। ठीक है, दो वर्ड है, एक तो है मेव और है एक मेर। ठीक है, तो मेव तो कहाँ रहते हैं? वो है रहते हैं अलवर भरतपुर में। अभी हमने देखा था मेव किसान आंदोलन। तो मेव तो रहते हैं अलवर भरतपुर में, और मेर जनजाति है वो कहाँ रहती है? अजमेर मेरवाड़ा स्थान पर रहती है मेर मेर जनजाति। तो मेर जनजाति है वो कहाँ रहती है? अजमेर मेरवाड़ा स्थान। अजमेर मेरवाड़ा स्थान वो कहाँ है? अजमेर मेवाड़ तथा मारवाड़ इनके बीच में स्थित है अजमेर मेरवाड़ा स्थान। और वहां पे कौन सी जनजाति रहती है? मेर जनजाति। तो इनके विद्रोह का प्रमुख कारण ये था कि ये शुरुआत से ही किसी के अधीन नहीं रहे थे। जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने इन पर अधिकार करने की कोशिश की, इनको अपने नियंत्रण में लाने का प्रयास किया। तो इसी कारण यही जो मेन रीजन था मेर जनजाति के विद्रोह का। तो अब हम देखते हैं
1818 में मेर जनजाति ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह प्रारंभ कर दिया। कब प्रारंभ कर दिया? 1818 में मेर जनजाति ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह प्रारंभ कर दिया। नेक्स्ट है, विद्रोह का जो प्रमुख कारण था वो क्या था? अंग्रेजों द्वारा मेर जनजाति को अधिकार में लाने का प्रयास करना। तो अंग्रेजों द्वारा मेर जनजाति को अधिकार में लाने का प्रयास किया जा रहा था, जिसके कारण ही मेर उनसे नाराज हो गए और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। नेक्स्ट हम देखते हैं, मेर विद्रोह को नियंत्रित करने हेतु मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना कब की गई? वो है 1822 में। तो मेर विद्रोह को नियंत्रित करने के लिए अंग्रेजों ने किसकी स्थापना की? मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना की। मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना कब की? 1822 में की। तो मेर जनजाति के विद्रोह को नियंत्रित करने के लिए मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना कब की गई? 1822 में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना हुई 1822 में और इसका मुख्यालय कहाँ था? ब्यावर में। तो मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना हुई 1822 में और इसका मुख्यालय था कहाँ? ब्यावर में। नेक्स्ट हम देखते हैं भील विद्रोह। भील विद्रोह के बारे में देखते हैं। तो 1818 में उदयपुर के भीलों ने अंग्रेजों के खिलाफ क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। तो कब कर दिया? 1818 में उदयपुर के जो भील जनजाति के लोग थे उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। भील विद्रोह के प्रमुख कारण क्या क्या थे वो देखते हैं। तो मेन कारण तो पहला वही था कि है ना, उन्होंने भीलों पर अधिकार करने का प्रयास किया और यह उन्हें पसंद नहीं आया, जिसके कारण विद्रोह हुआ मेन। तो बाकी दूसरे कारण भी देख लेते हैं हम। पहला कारण है अंग्रेजों द्वारा भीलों को अपने नियंत्रण में लाने का प्रयास करना। दूसरा है भीलों पर कर थोपना। तीसरा है अंग्रेजों की भील दमन नीति। नेक्स्ट हम देखते हैं 1818 की संधि के बाद देशी रियासतों को भंग कर दिया गया। जो भील जागीरदारों की सेना में नियुक्त थे उनमें क्या होगी? बेरोजगारी होगी। तो 1818 की संधि हुई थी ना, उस टाइम जो ये संधि में क्या गया कि देशी सेनाओं को भंग कर दिया जाएगा, जिसके कारण की जो भील जागीरदारों के पास सेना में काम करते थे वो क्या हो गए? बेरोजगार, जिसके कारण ये विद्रोह थोड़ा ये भी प्रमुख कारण है विद्रोह का। नेक्स्ट हम देखते हैं भील अपने पाल के समीप स्थित गांवों से कौन सा कर लेते थे? रखवाली कर। भील जनजाति के लोग हैं, उनके जो पाल होता है या उनका गांव होता है, उनके पास जो भी दूसरे गांव है उनसे वो क्या लेते थे? रखवाली कर लेते थे। और अपने गांव से गुजरने वाले सामान से वो कौन सा कर लेते थे? बोलाई कर। तो एक तो हो गया रखवाली कर और दूसरा हो गया बोलाई कर। तो रखवाली कर और बोलाई कर इन दोनों को समाप्त किसने कर दिया? इन दोनों को समाप्त किया अंग्रेजों ने। तो अंग्रेजों ने ये समाप्त कर दिया, जिसके कारण भील उनसे नाराज हो गए। ये प्रमुख कारण थे भील जनजाति के विद्रोह के। तो इन सभी कारणों को हमने देख लिया। अब हम देखते हैं 1826 में भील विद्रोह हुआ। उसके प्रमुख नेता कौन थे? वो थे दौलत सिंह और गोविंद राम। 1826 में हुए भील विद्रोह के प्रमुख नेता थे दौलत सिंह और गोविंद राम। कौन थे? दौलत सिंह और गोविंद राम। नेक्स्ट हम देखते हैं भीलों को विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों ने क्या क्या प्रयास किए। तो भीलों के विद्रोह को दबाने के लिए मेवाड़ भील कोर की स्थापना की गई और इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया? खेरवाड़ा में। ऊपर हमने देखा था मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना हुई 1822 में हुई थी और उसका मुख्यालय कहाँ था? ब्यावर में। जबकि मेवाड़ भील कोर की स्थापना हुई और उसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया? खेरवाड़ा में। ठीक है, मेवाड़ भील कोर की स्थापना हुई और उसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया? खेरवाड़ा में। नेक्स्ट है अंग्रेजों ने भील क्षेत्र में 2 छावनियां स्थापित की। कहाँ कहाँ पे? पहली तो खेरवाड़ा में, दूसरी कोटड़ा में। कहाँ? खेरवाड़ा और कोटड़ा में। नेक्स्ट है 1881 में सबसे भयानक भील विद्रोह किस स्थान पर हुआ? ये प्रश्न पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। 1881 में जो सबसे भयानक भील विद्रोह हुआ वो हुआ बारापाल स्थान पर। कहाँ? बारापाल स्थान पर 1881 में सबसे खतरनाक भील विद्रोह हुआ। नेक्स्ट है 1881 के भील विद्रोह के जो प्रमुख नेता कौन थे? वो थे गामेती, नीमा, खेमा और जोयता। 1881 के भील विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? गामेती, नीमा, खेमा और जोयता। अब नेक्स्ट हम देखते हैं भील जनजाति है उसके है ना उत्थान के लिए जो काम करने वाले व्यक्ति है उनमें 2 व्यक्तियों का नाम सबसे प्रमुख आता है। एक तो है हो गए गोविंद गिरी और दूसरे हो गए मोतीलाल तेजावत। तो ये तो बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये टेबल। ठीक है, तो इससे प्रश्न बहुत आने की संभावना है, पूछा जाता है बार बार। तो भील जनजाति के उत्थान के काम करने वाले 2 प्रमुख नेता कौन है? एक तो गोविंद गिरी, दूसरे मोतीलाल तेजावत। सबसे पहले हम गोविंद गिरी को देखते हैं। गोविंद गिरी का जन्म हुआ डूंगरपुर के बेड़सा गांव में। कहाँ हुआ था? डूंगरपुर के बेड़सा गांव में। पूछा जाता है कि गोविंद गिरी का जन्म कहाँ हुआ? डूंगरपुर के बेड़सा गांव में। गोविंद गिरी कौन सी जाति के थे? बंजारा जाति के। ये प्रश्न भी पूछा गया है। गोविंद गिरी कौन सी जाति के थे? बंजारा जाति के। गोविंद गिरी ने संप सभा की स्थापना की तथा भगत आंदोलन चलाया। किसकी स्थापना की? संप सभा की स्थापना की और भगत आंदोलन चलाया गोविंद गिरी ने।
समसभा की स्थापना उन्होंने 1883 में की। नेक्स्ट हम देखते हैं गोविंद गिरी के गुरु का नाम साधु राजगिरी था और उनके शिष्य का नाम, जो प्रमुख शिष्य थे वो थे पूंजा धीर जी। कौन थे? पूंजा धीर जी। नेक्स्ट है कि मानगढ़ हत्याकांड जो कि हुआ 17 नवंबर 1913, उसके बाद गोविंद गिरी को गिरफ्तार कर लिया गया। तो गोविंद गिरी के बारे में हमने देखा। अब हम देखते हैं मोतीलाल तेजावत में के बारे में। मोतीलाल तेजावत का जन्म कहाँ हुआ? उदयपुर के कोलियारी गांव में। कहाँ? उदयपुर के कोलियारी गांव में जन्म हुआ मोतीलाल तेजावत का। जबकि गोविंद गिरी का कहाँ हुआ था? डूंगरपुर के बेड़सा गांव में। नेक्स्ट है मोतीलाल तेजावत किस जाति के थे? ओसवाल बनिया जाति के। जबकि गोविंद गिरी थे बंजारा जाति के। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं मोतीलाल तेजावत ने कौन सा आंदोलन चलाया? एक ही आंदोलन। जबकि गोविंद गिरी ने चलाया था भगत आंदोलन चलाया था और समसपा की स्थापना की थी। नेक्स्ट हम देखते हैं मोतीलाल तेजावत अपने प्रारंभिक जीवन में झाड़ोल उदयपुर में कामदार के पद पर कार्यरत थे। ठीक है। तो मोतीलाल तेजावत कहाँ पे काम करते थे अपने प्रारंभिक जीवन में? वह झाड़ोल जो कि कहाँ है? उदयपुर में। ये वाला प्रश्न भी RS 2023 में भी पूछा गया है और एक बार पहले भी पूछा जा चुका है। वो कहाँ पे काम करते थे? झाड़ोल उदयपुर में। नेक्स्ट है मेवाड़ की पुकार। मेवाड़ की पुकार क्या है? एक 21 सूत्री मांग पत्र है। क्या है? 21 सूत्री मांग पत्र है जो कि मोतीलाल तेजावत ने मेवाड़ के महाराणा को दिया। तो ये इंपॉर्टेंट है। इस टेबल को हम एक बार वापस देख लेते हैं थोड़ा, कि इससे प्रश्न आने की पूरी संभावना है। बार बार इससे प्रश्न आते हैं तो इसको हम देखते हैं एक बार। तो गोविंद गिरी का जन्म तो कहाँ हुआ? डूंगरपुर के बेड़सा में। जबकि मोतीलाल तेजावत का हुआ उदयपुर के कोलियारी में। गोविंद गिरी कौन सी बंजारा जाति के थे? मोतीलाल तेजावत ओसवाल बनिया जाति के थे। गोविंद गिरी ने समसभा की स्थापना की। मोतीलाल तेजावत ने एक ही आंदोलन चलाया। और गोविंद गिरी ने भगत आंदोलन चलाया और मोतीलाल तेजावत ने एक ही आंदोलन चलाया। नेक्स्ट हम देखते हैं गोविंद गिरी के गुरु थे साधु राजगिरी और उनके शिष्य थे पूंजा धीर जी। और मानगढ़ हत्याकांड है वो हुआ 17 नवंबर 1913। उसके बाद गोविंद गिरी को गिरफ्तार कर लिया गया। नेक्स्ट हम देखते हैं मोतीलाल तेजावत के बारे में। मोतीलाल तेजावत है अपने प्रारंभिक जीवन में कहा? झाड़ोल उदयपुर में कामदार के रूप में काम करते थे। नेक्स्ट है कि मेवाड़ की पुकार क्या है? 21 सूत्री मांग पत्र है जो कि मोतीलाल तेजावत ने मेवाड़ के महाराणा को दिया। नेक्स्ट है कि एक ही आंदोलन कब चलाया गया? 1921 में चलाया गया। और कहां से चालू किया गया? मातृकुंडिया चित्तौड़ नामक स्थान से। तो एक ही आंदोलन 1921 में चालू किया गया। मातृकुंडिया चित्तौड़ स्थान से चालू किया गया 1921 में। और एक ही आंदोलन चलाया किसने था? मोतीलाल तेजावत ने, किसानों को भारी लगान तथा बेगार से मुक्त करवाने के लिए। तो एक ही आंदोलन क्यों चलाया गया था? किसानों को भारी लगान तथा बेगार से मुक्त करवाने के लिए। मेवाड़ की पुकार क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 21 सूत्री मांग पत्र है जो कि मोतीलाल तेजावत ने मेवाड़ के महाराणा को दिया। नेक्स्ट है गोविंद गिरी के प्रमुख शिष्य कौन थे? वो थे पूंजा धीर जी। उनके साथ भगत आंदोलन में उन्होंने गोविंद गिरी की सहायता की। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान का जलियांवाला बाग किसे कहा जाता है? वो है कहा जाता है मानगढ़ हत्याकांड को, जो कि हुआ 17 नवंबर 1913 को हुआ। मानगढ़ कहाँ पे स्थित है? बांसवाड़ा में। जबकि जलियांवाला बाग से भी विभत्स हत्याकांड, ठीक है, डबल डायरिज्म, दोहरे डायरवाद, ठीक है, जलियांवाला बाग से भी विभत्स किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है नीमू चनार कांड को। जलियांवाला बाग, राजस्थान का जलियांवाला बाग तो कहा जाता है मानगढ़ को, और जबकि जलियांवाला बाग से भी विभत्स कहा जाता है नीमू चनार कांड को, जो कि हुआ 14 मई 1925 को। नेक्स्ट हम देखते हैं समसभा की स्थापना कब हुई? 1883 में। समसभा की स्थापना हुई 1883 में, सिरोही में हुई। ठीक है। तो इसकी स्थापना की गोविंद गिरी ने। और समसभा का पहला अधिवेशन कब हुआ? समसभा का पहला अधिवेशन हुआ 1903 में। तो समसभा की स्थापना 1883 में सिरोही में, और इसकी स्थापना की गोविंद गिरी ने। समसभा का पहला अधिवेशन हुआ 1903 में। नेक्स्ट हम देखते हैं भोगीलाल पंड्या का जन्म हुआ सिमलवाड़ा डूंगरपुर में। कहाँ हुआ? सिमलवाड़ा डूंगरपुर में। ठीक है। नेक्स्ट है भोगीलाल पंड्या को क्या कहा जाता है? वागड़ के गांधी कहा जाता है। तो वागड़ का गांधी किन्हें कहा जाता है? भोगीलाल पंड्या को। और भोगीलाल पंड्या ने हरिजन सेवा समिति 1935 में इसकी स्थापना की। हरिजन सेवा समिति की स्थापना डूंगरपुर में किसने की? वो की भोगीलाल पंड्या ने। भील सेवा मंडल की स्थापना किसने की? HV ठक्कर ने 1922 में की। भील सेवा मंडल की स्थापना की HV ठक्कर ने 1922 में। ठीक है। तो भील सेवा मंडल की स्थापना की थी HV ठक्कर ने। कब की थी? 1922 में। नेक्स्ट देखते हैं कि गोविंद गिरी का अंतिम समय कहाँ पे बीता? वह है अहमदाबाद के पंचमहल जिले के जालोद गांव में। कहा गोविंद गिरी का अंतिम समय बीता? अहमदाबाद जिले के
अहमदाबाद के पंचमहल जिले के झालोद गांव में। ये तो क्या हो गया भील आंदोलन। अब हम देखते हैं मीणा विद्रोह, मीणा जनजाति के आंदोलन के बारे में। मीणा जनजाति के विद्रोह के बारे में देखते हैं। नई भूमि तथा राजस्व व्यवस्था के खिलाफ कहाँ के मीणाओं ने विद्रोह कर दिया, तो जहाजपुरा उदयपुर है, उदयपुर में एक स्थान है जहाजपुरा, वहां के मीणाओं ने नई भूमि तथा राजस्व व्यवस्था है उसके खिलाफ विद्रोह किया। कब? 1851 में। कब? 1851 में नई भूमि तथा राजस्व व्यवस्था के खिलाफ जहाजपुरा उदयपुर के मीणाओं ने विद्रोह कर दिया। नेक्स्ट है मीणाओं के विद्रोह को सामना करने के लिए अंग्रेजों द्वारा किसकी स्थापना की? 42वीं देवली रेजिमेंट और मीणा बटालियन की स्थापना की गई। 42वीं देवली रेजिमेंट और मीणा बटालियन की स्थापना की गई। वो कब की गई? वो की गई 1855 में। कब? 1855 में की गई 42वीं देवली रेजिमेंट और मीणा बटालियन, इसकी स्थापना की गई मीणाओं के विद्रोह को सामना करने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं 42वीं देवली रेजिमेंट और 43वीं एरिनपुरा रेजिमेंट, इन दोनों को समाप्त करके मीणा कोर की स्थापना कब की गई? 1921 में। तो मीणा कोर की स्थापना हुई 1921 में। मेरवाड़ा बटालियन का आपको पूछ लिया जाए, शुरुआत में था ना मेरवाड़ा बटालियन, उसकी हुई 1822 में हुई थी और उसका मुख्यालय कहाँ था? ब्यावर में था। जबकि हमने देखा कि जो मीणा कोर की स्थापना कब हुई? 1921 में। नेक्स्ट हम देखते हैं 1924 में ब्रिटिश भारत की जो गवर्नमेंट थी उसने क्रिमिनल ट्राइब एक्ट उसको जयपुर में लागू कर दिया और जरायम पेशा कानून लागू किया। तो 1924 में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने जयपुर में क्रिमिनल ट्राइब एक्ट को लागू किया और जरायम पेशा कानून को लागू किया गया। इसके अनुसार क्या है, 12 साल से अधिक जो भी है मीणा जनजाति के लोग, उनको रोज थाने में जाकर हाजिरी देनी होगी। तो इस कानून का विरोध करने के लिए तथा चौकीदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए मीणा जनजाति ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। कानून के विरोध में मीणाओं ने कौन सी? मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना की 1933 में। तो जरायम कानून के विद्रोह में किसने? मीणा जनजाति ने मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना की 1933 में। नेक्स्ट हम देखते हैं अप्रैल 1944 में मीणा जनजाति की एक विशाल सभा का आयोजन हुआ। वो कहाँ हुआ? नीम का थाना सीकर में हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने की? जैन मुनि मगन सागर ने। तो अप्रैल 1943 में मीणा जनजाति की एक विशाल सभा का आयोजन हुआ नीम का थाना सीकर में और इसकी स्थापना किसने की? जैन मुनि, इसकी अध्यक्षता की जैन मुनि मगन सागर ने। तो अप्रैल 1944 में क्या हुआ? कहाँ पे हुआ? नीम का थाना सीकर में और इसकी अध्यक्षता की जैन मुनि मगन सागर ने। मीणा जनजाति के प्रयास से 1952 में जाकर इस कानून को रद्द कर दिया गया। अब हम राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलनों के बारे में पढ़ते हैं। तो राजस्थान का जो पहला प्रजामंडल था वो कौन सा था? जयपुर प्रजामंडल। राजस्थान का पहला प्रजामंडल था जयपुर प्रजामंडल। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई 1931 में और इसकी स्थापना की थी कपूर चंद पाटानी ने। तो राजस्थान का पहला प्रजामंडल था जयपुर प्रजामंडल, इसकी स्थापना हुई 1931 में और इसकी स्थापना की कपूर चंद पाटानी ने। जब इसकी स्थापना हुई थी तब यह प्रजामंडल इतना सक्रिय रूप से कार्यरत नहीं था। ठीक है, तो जयपुर प्रजामंडल सक्रिय रूप से अस्तित्व में कब आया? वो आया 1938 में, जब इसके अध्यक्ष बने जमनालाल बजाज। तो जयपुर प्रजामंडल सक्रिय रूप से अस्तित्व में आया 1938 में। कब? जब इसके अध्यक्ष बने थे जमनालाल बजाज। तो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी 1931 में। किसने की थी? कपूर चंद पाटानी ने। और 1938 में यह सक्रिय रूप से अस्तित्व में आया जब इसके अध्यक्ष थे जमनालाल बजाज। नेक्स्ट हम देखते हैं बाबा हरिश्चंद्र और उनके साथी रामकरण जोशी, दौलतमल भंडारी, देवी किशन तिवारी, इन सबों ने मिलकर के आजाद मोर्चा की स्थापना की। तो आजाद मोर्चा की स्थापना पूछी जाती है किसने की? बाबा हरिश्चंद्र और उनके साथियों ने। तो बाबा हरिश्चंद्र और उनके साथियों ने किसकी? आजाद मोर्चा की स्थापना की। और ये आजाद मोर्चा बाद में जाकर 1945 में जयपुर प्रजामंडल से मिल गया। तो आजाद मोर्चा जयपुर प्रजामंडल में कब मिला? वो है 1945 में। नेक्स्ट हम देखते हैं जेंटलमैन एग्रीमेंट। जेंटलमैन एग्रीमेंट कब हुआ? सितंबर 1942 को हुआ। जेंटलमैन एग्रीमेंट किस किस के बीच में हुआ? जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल और जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री, इन दोनों के बीच में हुआ जेंटलमैन एग्रीमेंट। तो किस किस के बीच में हुआ? जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल और जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री, इन दोनों के बीच में हुआ जेंटलमैन एग्रीमेंट। पहले तो है प्रधानमंत्री जो कि मिर्जा इस्माइल थे जयपुर के, और दूसरे जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री, इन दोनों के बीच में हुआ। इसके अनुसार रियासती सरकार भविष्य में अंग्रेजों की मदद नहीं करेगी। जयपुर एग्रीमेंट का
जेंटलमैन एग्रीमेंट के अनुसार रियासती सरकार भविष्य में अंग्रेजों की सहायता नहीं करेगी। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? वो थे हीरालाल शास्त्री। ये प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट है, चरखा संघ की स्थापना की जमनालाल बजाज ने 1927 में। तो चरखा संघ की स्थापना जमनालाल बजाज ने की थी, 1927 में की थी। चिरंजी लाल मिश्र का संबंध किस प्रजामंडल से है? वो है जयपुर प्रजामंडल से। चिरंजी लाल मिश्र का संबंध है जयपुर प्रजामंडल से। नेक्स्ट है बूंदी प्रजामंडल। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना 1931 में की कांतिलाल ने। अगला है नित्यानंद, ऋषिदत्त मेहता, ब्रज सुंदर शर्मा। इन तीनों का संबंध है बूंदी प्रजामंडल आंदोलन से। नित्यानंद हो गया, दूसरा ऋषिदत्त मेहता और तीसरा हो गया ब्रज सुंदर शर्मा। इन तीनों का संबंध है बूंदी प्रजामंडल आंदोलन से। तो पहला हो गया नित्यानंद, दूसरा हो गया ऋषिदत्त मेहता और तीसरा हो गया ब्रज सुंदर शर्मा। नित्यानंद, ऋषिदत्त मेहता और ब्रज सुंदर शर्मा का संबंध है बूंदी प्रजामंडल आंदोलन से। अगला हम देखते हैं हाड़ौती प्रजामंडल। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना 1934 में पंडित नैनूराम शर्मा ने। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई 1934 में और इसकी स्थापना किसने की? जय नारायण व्यास ने। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई 1934 में, इसकी स्थापना की थी जय नारायण व्यास ने। मारवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? वो थे भंवरलाल सराफ। कौन थे? भंवरलाल सराफ। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई 1934 में, इसकी स्थापना किसने की थी? जयनारायण व्यास ने। और मारवाड़ प्रजामंडल के जो अध्यक्ष थे वो थे भंवरलाल सराफ। 1938 में रणछोड़ दास गट्टारी की अध्यक्षता में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना की गई। ठीक है, तो मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना कब हुई? 1938 में रणछोड़ दास गट्टारी की अध्यक्षता में हुई मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना। और मारवाड़ प्रजामंडल की तो कब होगी थी? 1934 में। स्थापना जयनारायण व्यास ने की थी और अध्यक्ष भंवरलाल सराफ थे। जबकि मारवाड़ लोक परिषद है उसकी स्थापना 1938 में हुई रणछोड़ दास गट्टारी की अध्यक्षता में। नेक्स्ट हम देखते हैं फूलचंद बाफना, शिवदयाल दवे, तुलसीदास राठी। इन तीनों का संबंध है मारवाड़ लोक परिषद से। सूरत देवी माथुर तथा सावित्री देवी माथुर, ये दोनों जोधपुर की महिलाएं थी और इन्होंने एक सभा में उत्तरदायी शासन संबंधी गीत गाए। कौन थे? सूरत देवी माथुर और सावित्री देवी माथुर, इन दोनों ने। नेक्स्ट है सिरोही प्रजामंडल। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना हुई 1934 में, जबकि सिरोही प्रजामंडल की स्थापना हुई थी वो मुंबई में हुई थी। कहाँ हुई थी? मुंबई में। तो सिरोही प्रजामंडल की स्थापना 1934 में कहाँ हुई? बंबई में। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना किसने की? वृद्धि शंकर त्रिवेदी ने की थी। 1934 में जब इसकी स्थापना हुई तो ये प्रजामंडल इतना सफल नहीं हो पाया। तो बाद में सिरोही के अंदर ही प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? गोकुल भाई भट्ट ने। किसने? गोकुल भाई भट्ट ने सिरोही के अंदर ही प्रजामंडल की स्थापना की। नेक्स्ट हम देखते हैं बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई 1936 में। कहाँ? कलकत्ता में। सिरोही की तो कहाँ हुई थी? मुंबई में। और जबकि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई कलकत्ता में हुई। और बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? मग्गाराम वैद्य ने। किसने? मग्गाराम वैद्य ने। आगे हम देखते हैं स्वामी गोपाल दास, चंदनमल बहड़ और इनके साथियों ने बीकानेर के शासन और उनके वहां के राजा वगैरह का विरोध किया, तो जिसके कारण उन पर बीकानेर षड्यंत्र केस चलाया गया। तो स्वामी गोपाल दास और चंदनमल बहड़ तथा उनके साथियों पर बीकानेर षड्यंत्र केस चलाया गया। नेक्स्ट हम देखते हैं धौलपुर प्रजामंडल। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई 1936 में और धौलपुर प्रजामंडल के जो अध्यक्ष थे या उसकी स्थापना किसने की थी? धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी वो थी कृष्णदत्त पालीवाल ने। किन्होंने? कृष्णदत्त पालीवाल ने धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। उसके अलावा ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु ने भी, इनका भी नाम है। अगर ऑप्शन में ये दिया हो तो ये भी सही होगा। तो धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई 1936 में। स्थापना की कृष्णदत्त पालीवाल और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु दोनों ने की। नेक्स्ट हम देखते हैं ठाकुर पंचम सिंह और ठाकुर छत्तर सिंह, इन दोनों का संबंध किससे है? वो है तसीमो, धौलपुर से है। ठाकुर पंचम सिंह और ठाकुर छत्तर सिंह का संबंध है तसीमो धौलपुर से। तसीमो कांड कब हुआ? 12 नवंबर 1946 को हुआ। तसीमो स्थान पर धौलपुर प्रजामंडल का क्या चल रहा था? अधिवेशन चल रहा था। तो वहां की सेना ने वहां पर के लोगों पर अमानवीय अत्याचार किए, जिसमें ठाकुर पंचम सिंह और ठाकुर छत्तर सिंह शहीद हो गए। तो ठाकुर पंचम सिंह और ठाकुर छत्तर सिंह का संबंध है तसीमो धौलपुर से। ये प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं तसीमो कांड कहाँ है, किससे संबंधित है? धौलपुर से। कांगड़ कांड वो है बीकानेर से संबंधित। डाबड़ा कांड किससे संबंधित है? वो है मारवाड़ से। डाबड़ा कांड का संबंध है मारवाड़ से। नेक्स्ट हम देखते हैं मेवाड़ प्रजामंडल। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई 1938 में। अगर तारीख पूछ ले तो 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल की जो स्थापना किसने की थी? माणिकलाल वर्मा ने। नेक्स्ट देखते हैं कि मेवाड़ प्रजामंडल के जो पहले अध्यक्ष थे बलवंत सिंह मेहता,
1941 में मेवाड़ प्रजामंडल का पहला अधिवेशन हुआ। तो मेवाड़ प्रजामंडल के जो अधिवेशन है उसका उद्घाटन किसने किया? जेबी कृपलानी और विजय लक्ष्मी पंडित। इंपॉर्टेंट है कि मेवाड़ प्रजामंडल का जो पहला अधिवेशन का अध्यक्ष उद्घाटन किसने किया? जेबी कृपलानी और विजय लक्ष्मी पंडित। नेक्स्ट देखते हैं अलवर प्रजामंडल। अलवर प्रजामंडल की स्थापना हुई 1938 में। अलवर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1938 में। और अलवर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? हरिनारायण शर्मा ने। अलवर प्रजामंडल की स्थापना हुई कब हुई? 1938 में। और अलवर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? हरिनारायण शर्मा ने। अन्य नेता कौन थे? वो कुंज बिहारी लाल मोदी, मास्टर भोलीनाथ और भवानी शंकर शर्मा। अलवर प्रजामंडल की स्थापना हुई 1938 में। किसने की? हरिनारायण शर्मा ने की। और उसके अन्य नेता कुंज बिहारी लाल मोदी, मास्टर भोलीनाथ और भवानी शंकर शर्मा थे। नेक्स्ट हम देखते हैं अलवर राज्य द्वारा युद्ध कोष में धन एकत्रित किया जा रहा था, तो इसका विरोध करने पर किसे गिरफ्तार कर लिया गया? वो है हरिनारायण शर्मा और मास्टर भोलीनाथ। तो मास्टर भोलीनाथ और हरिनारायण शर्मा ये दोनों तो किस प्रजामंडल से संबंधित है? अलवर के। और भवानी शंकर शर्मा ये भी किस प्रजामंडल से संबंधित है? ये भी है अलवर के प्रजामंडल से। नेक्स्ट हम देख लेते हैं भरतपुर प्रजामंडल। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1938 में हुई, रेवाड़ी में। तो दूसरी स्थान पे कौन कौन से प्रजामंडल की स्थापना हुई? जैसे सिरोही, सिरोही की कहाँ हुई थी? मुंबई में। दूसरा देखते हैं कलकत्ता, क्या बीकानेर, बीकानेर की कहाँ हुई थी? कलकत्ता में। नेक्स्ट है भरतपुर, भरतपुर की कहाँ हुई? रेवाड़ी में स्थापना हुई। और इसकी स्थापना की किशनलाल जोशी ने। भरतपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष थे गोपीलाल यादव और इसके कोषाध्यक्ष कौन थे? मास्टर आदित्येंद्र नाथ। कौन थे? मास्टर आदित्येंद्र। तो नेक्स्ट हम देखते हैं सरकार ने भरतपुर के प्रजामंडल को क्या कर दिया? गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। तो इसका भरतपुर का जो प्रजामंडल था उसे गैर कानूनी घोषित कर दिया। तो वहां के लोगों ने सरकार का क्या किया? विरोध किया। भरतपुर प्रजामंडल को गैर कानूनी घोषित करने पर वहां के लोगों ने सरकार का विरोध किया। तो भरतपुर प्रजामंडल है उसका विरोध करते प्रजामंडल के जो पंजीकरण है उसकी मांग करने के कारण किस महिला को जेल में डाल दिया गया? वो है सुशीला त्रिपाठी। सुशीला त्रिपाठी ने भरतपुर जो प्रजामंडल है उसका पंजीकरण करने की मांग की थी, जिसके कारण उन्हें जेल में डाल दिया गया। ये वाला प्रश्न आपके 2021 वाले एग्जाम में पूछा गया था कि कौन सी महिला थी जिसे जेल में डाल दिया गया? वो थी सुशीला त्रिपाठी, क्योंकि इन्होंने भरतपुर प्रजामंडल के पंजीकरण की मांग की थी। नेक्स्ट हम देखते हैं 23 दिसंबर 1939 को भरतपुर प्रजामंडल को वापस मान्यता मिल गई और उसका नाम बदलकर क्या रखा गया? भरतपुर प्रजा परिषद। भरतपुर प्रजामंडल को वापस मान्यता मिली और उसका नाम भरतपुर प्रजा परिषद रखा गया। युगल किशोर त्रिवेदी का संबंध किस आंदोलन से है? वह भरतपुर प्रजामंडल आंदोलन से। युगल किशोर त्रिवेदी, ठाकुर देशराज और रेवती शरण उपाध्याय। युगल किशोर त्रिवेदी हो गए पहले, तो दूसरे हो गए ठाकुर देशराज और तीसरे हो गए रेवती शरण उपाध्याय। युगल किशोर त्रिवेदी, ठाकुर देशराज और रेवती शरण उपाध्याय, इन तीनों का संबंध है भरतपुर प्रजामंडल से। नेक्स्ट हम देखते हैं करौली प्रजामंडल। करौली प्रजामंडल की स्थापना हुई 1938 में। करौली प्रजामंडल है उसकी स्थापना कब हुई? 1938 में हुई थी। करौली प्रजामंडल है उसकी स्थापना हुई 1938 में हुई। ठीक है, करौली प्रजामंडल की स्थापना हुई 1938 में। करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की? त्रिलोक चंद माथुर ने की। करौली प्रजामंडल की स्थापना की थी त्रिलोक चंद माथुर ने। अन्य नेता कौन थे करौली प्रजामंडल के? वो है चिरंजी लाल शर्मा और मानसिंह। तो ये याद रखना है, चिरंजी लाल मिश्र तो कहाँ के थे? वो थे जयपुर प्रजामंडल से। और चिरंजी लाल शर्मा है वो है करौली प्रजामंडल के। तो करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में त्रिलोक चंद माथुर ने की। अन्य नेता चिरंजी लाल मिश्र और मानसिंह थे। नेक्स्ट हम देखते हैं कोटा प्रजामंडल। कोटा प्रजामंडल की स्थापना हुई 1939 में। और कोटा प्रजामंडल की स्थापना किसने की? वो की थी नैनू राम शर्मा ने। कोटा प्रजामंडल की स्थापना की थी नैनू राम शर्मा ने। और उनके साथी कौन थे? अभिन हरी तथा तनसुख लाल मित्तल। तनसुख लाल मित्तल इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। अभिन हरी और तनसुख लाल मित्तल, इन दोनों का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से है? वह है कोटा के। तनसुख लाल मित्तल का संबंध है कोटा प्रजामंडल से। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं कोटा प्रजामंडल की स्थापना 1939 में नैनू राम शर्मा ने अभिन हरी तथा तनसुख लाल मित्तल के साथ मिलकर की। कोटा प्रजामंडल का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? मांगरोल में, जिसके अध्यक्ष थे नैनूराम। और कोटा प्रजामंडल का दूसरा अध्यक्ष रामतलाई में, जिसके अध्यक्ष थे अभिन हरी। दूसरा कोटा प्रजामंडल का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ? रामतलाई में, जिसके अध्यक्ष थे अभिन हरी। नेक्स्ट देखते हैं कोटा प्रजामंडल के अन्य नेता कौन थे? शंभु दयाल सक्सेना, नारायण सक्सेना, सेठ मोतीलाल, वेणी माधव, नाथूलाल जैन, ये सब थे कोटा प्रजामंडल के नेता। नेक्स्ट देखते हैं डूंगरपुर प्रजामंडल। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में, इसके स्थापना की थी भोगीलाल पंड्या ने।
हरिदेव जोशी तथा शिवलाल कोटड़िया का संबंध किससे है? डूंगरपुर प्रजामंडल से। बांसवाड़ा प्रजामंडल है, बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने। किसने? भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। नेक्स्ट है प्रतापगढ़ प्रजामंडल। प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना हुई 1945 में, अमृतलाल पायक ने। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना हुई 1945 में, मीठालाल व्यास ने की, जोधपुर में की। तो दूसरी जगह पे किन किन की हुई? पहले तो देखते हैं सिरोही प्रजामंडल, उसकी कहाँ हुई थी? बम्बई में। दूसरी है बीकानेर प्रजामंडल, उसकी कहाँ हुई थी? कलकत्ता में। तीसरा है भरतपुर प्रजामंडल, उसकी कहाँ हुई? रेवाड़ी में हुई। नेक्स्ट है जैसलमेर प्रजामंडल, उसकी स्थापना हुई जोधपुर में। इसकी स्थापना की मीठालाल व्यास ने। नेक्स्ट देखते हैं झालावाड़ प्रजामंडल। झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई 1946 में और इसकी स्थापना की थी मांगीलाल भव्य ने। झालावाड़ प्रजामंडल के अन्य नेता कौन है? कन्हैयालाल मित्तल और मकबूल आलम। ये प्रश्न अभी आरएस 2023 में भी पूछा गया है। झालावाड़ प्रजामंडल इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बार बार। तो इसकी स्थापना की थी मांगीलाल भव्य ने की थी और इसके अन्य नेता है कन्हैयालाल मित्तल और मकबूल आलम। तो कन्हैयालाल मित्तल तो किससे संबंधित है? झालावाड़ प्रजामंडल से। जबकि तनसुख लाल मित्तल, आपसे पूछ लिया जाए तनसुख लाल मित्तल वो किससे संबंधित है? वो है, उनका संबंध कौन से है? वो है कोटा प्रजामंडल से, कोटा से। और जबकि कन्हैयालाल मित्तल का संबंध है झालावाड़ प्रजामंडल से। तो ये याद रखना है। अगला टॉपिक हम जो पढ़ रहे हैं वो है राजस्थान के सामाजिक तथा राजनीतिक जनजागरण में महिलाओं का योगदान, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहली महिला है वो है रतन शास्त्री। रतन शास्त्री किनकी वाइफ थी? वो थी हीरालाल शास्त्री की पत्नी थी रतन शास्त्री। नेक्स्ट की शांताबाई शिक्षा कुटीर, जिसका वर्तमान नाम क्या है? वनस्थली विद्यापीठ। इसकी स्थापना किसने की? रतन शास्त्री ने। शांताबाई शिक्षा कुटीर या वनस्थली विद्यापीठ, इन दोनों की स्थापना किसने की थी? रतन शास्त्री ने। नेक्स्ट हम देखते हैं जीवन कुटीर कार्यक्रम किन्होंने चलाया था? रतन शास्त्री ने। रतन शास्त्री का संबंध किस राज्य से था? वो था जयपुर राज्य से। जयपुर राज्य प्रजामंडल सत्याग्रह जो कि 1939 में हुआ, उसमें भाग लिया था रतन शास्त्री ने। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भूमिगत नेता है, उनके परिवारों की जो सेवा की थी वो की थी रतन शास्त्री ने। नेक्स्ट देखते हैं अंजना देवी चौधरी। अंजना देवी चौधरी किनकी वाइफ थी? वो थी राम नारायण चौधरी की वाइफ थी, जो कि सीकर के थे। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन थी? अंजना देवी चौधरी। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला थी अंजना देवी चौधरी। नेक्स्ट है कि मेवाड़ तथा बूंदी में स्त्रियों के उत्थान हेतु कार्य किसने किया? वो किया अंजना देवी चौधरी ने। इसके कारण अंजना देवी चौधरी को मेवाड़ तथा बूंदी राज्य से क्या कर दिया गया? निर्वासित कर दिया गया। नेक्स्ट है रमा देवी। रमा देवी का संबंध कहाँ से है? वो है जयपुर से। वो लादूराम जोशी की पत्नी थी। नेक्स्ट है कि किस महिला ने राजस्थान सेवा संघ में कार्य किया? वो थी रमा देवी। रमा देवी ने राजस्थान सेवा संघ में कार्य किया। किस महिला को बिजोलिया किसान आंदोलन के तृतीय चरण में भाग लेने हेतु गिरफ्तार कर दिया गया? वो है रमा देवी। रमा देवी को बिजोलिया किसान आंदोलन के तृतीय चरण में भाग लेने के लिए गिरफ्तार कर दिया गया था, रमा देवी को। नेक्स्ट है 1930 के सत्याग्रह और 1932 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने वाली महिला कौन थी? रमा देवी। नेक्स्ट है नारायणी देवी वर्मा। नारायणी देवी वर्मा के पति का नाम क्या था? माणिक्यलाल वर्मा। मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित महिला कौन सी थी? वो थी नारायणी देवी वर्मा। नेक्स्ट देखते हैं 1944 में भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना किसने की? नारायणी देवी वर्मा ने की। 1944 में जो भीलवाड़ा में जो महिला आश्रम की स्थापना हुई, उनकी स्थापना की नारायणी देवी वर्मा ने। और 1952 में आदिवासी कन्या छात्रावास की स्थापना भी की नारायणी देवी वर्मा ने। नेक्स्ट है कौन सी महिला नेता बनने के बाद राज्यसभा की सदस्य भी बनी? वो है नारायणी देवी वर्मा। नारायणी देवी वर्मा राज्यसभा की सदस्य भी बनी। नेक्स्ट है जानकी देवी बजाज। जानकी देवी बजाज के पति का नाम क्या था? जमनालाल बजाज। नेक्स्ट है नमक सत्याग्रह जो कि 1930 में हुआ, उसके दौरान 6 माह कारावास में रहने वाली महिला जानकी देवी बजाज। नमक सत्याग्रह के कारण 6 माह जेल में रहने वाली महिला जानकी देवी बजाज। नेक्स्ट है जयपुर प्रजामंडल के 1944 के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? जानकी देवी बजाज ने। कौन सी महिला गौ सेवा संघ की अध्यक्ष बनी तथा विनोबा भावे के साथ मिलकर गौ सेवा का कार्य किया? जानकी देवी बजाज। जानकी देवी बजाज गौ सेवा से संबंधित है। नेक्स्ट है किस महिला को भूदान तथा कूपदान के कार्यों में सक्रिय भागीदारी हेतु 1956 में पद्म विभूषण मिला? वो है जानकी देवी बजाज। भूदान तथा कूपदान के कार्यों में सक्रिय भागीदारी किनकी थी? जानकी देवी बजाज की। गौ सेवा के कार्य किसने किए? जानकी देवी बजाज ने।
नेक्स्ट है किशोरी देवी। किशोरी देवी इनके पति का नाम था सरदार हरलाल और ये सीकर के किसान आंदोलन के नेता थे। तो सीकर किसान आंदोलन से संबंधित है किशोरी देवी और सरदार हरलाल। नेक्स्ट है कटराथल सीकर में 25 अप्रैल 1934 को आयोजित विशाल सभा जिसमें 10,000 महिलाओं का नेतृत्व किसने किया, वो किया किशोरी देवी में। कटराथल सीकर में 10,000 महिलाओं का नेतृत्व किया किशोरी देवी ने। कालीबाई, कालीबाई का संबंध कहाँ से है, डूंगरपुर के रास्तापाल गांव से। डूंगरपुर के रास्तापाल गांव से संबंध है कालीबाई का। नेक्स्ट है राजपूत गजट समाचार पत्र में काम करने वाली महिला पत्रकार कौन थी, मोती बेगम। कमला स्वाधीन तथा नगेंद्र बाला इन दोनों का संबंध है कोटा से। कहां से, कोटा से। कमला स्वाधीन और नगेंद्र बाला। नेक्स्ट है कि कौन सी स्वतंत्रता सेनानी देश की पहली जिला प्रमुख बनी, वो थी नगेंद्र बाला और 2 बार विधायक भी बन चुकी है ये नगेंद्र बाला। तो कौन सी स्वतंत्रता सेनानी देश की पहली जिला प्रमुख बनी थी, नगेंद्र बाला। आगे हम देखते हैं राजस्थान महिला परिषद की स्थापना 1947 में उदयपुर में हुई। राजस्थान महिला परिषद की जो स्थापना की किसने, वो की थी शांता त्रिवेदी ने। राजस्थान महिला परिषद की स्थापना की थी शांता त्रिवेदी ने। किन्होंने, शांता त्रिवेदी ने राजस्थान महिला परिषद की स्थापना की थी 1947 में उदयपुर में। सुशीला तथा भगवती इन दोनों का संबंध किससे है, मेवाड़ प्रजामंडल से है। कृष्णा कुमारी इनका संबंध है जोधपुर प्रजामंडल से। नेक्स्ट है नाथद्वारा प्रजामंडल, इससे संबंधित महिला कौन सी है, वह है गंगाबाई या कजोट देवी। गंगाबाई या कजोट देवी का संबंध है नाथद्वारा प्रजामंडल से। किस महिला को भरतपुर प्रजामंडल के रजिस्ट्रेशन की मांग करने के लिए जेल में डाल दिया गया, तो वो थी सुशीला त्रिपाठी। सुशीला त्रिपाठी ने यह मांग की कि भरतपुर के प्रजामंडल का रजिस्ट्रेशन किया जाए, जिसके कारण उन्हें जेल में डाल दिया गया था। नेक्स्ट है सीकर के किसानों को आंदोलन के लिए प्रेरित करने वाली महिला कौन थी, धापी दादी। नेक्स्ट देखते हैं दयावती पालीवाल, सावित्री देवी भाटी, महिमा देवी किंकर, कृष्णा कुमारी, कुसुम कुमारी गुप्ता, लक्ष्मी देवी आचार्य। इन महिलाओं के बारे में देखते हैं। तो ये दयावती पालीवाल, सावित्री देवी भाटी, महिमा देवी किंकर तथा कृष्णा कुमारी ये सब कहाँ से संबंधित थी, ये थी जोधपुर से। ये सब इनका संबंध है जोधपुर से। नेक्स्ट है कुसुम कुमारी गुप्ता, इनका संबंध है कोटा से। लक्ष्मी देवी आचार्य का संबंध है बीकानेर से। एक सभा में उत्तरदायी भाषण संबंधित गीत किन्होंने गाए, सूरत देवी माथुर तथा सावित्री देवी माथुर ने। उत्तरदायी शासन संबंधी गीत गाए सूरत देवी माथुर और सावित्री देवी माथुर ने। वेणी माधव का संबंध किससे है, कोटा प्रजामंडल से। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो।